अमित भैया। हेलो दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। जो ओरिजिनल डोरेमोन की वॉइस है वो बहुत रोबोटिक है, बट इंडियन डोरेमोन की वॉइस जो है वो बहुत डिफरेंट है बिकॉज आई फेल्ड इन माई फर्स्ट एपिसोड। तो मुंबई आने का फैसला कैसे लिया तुमने? ये मेरा फैसला था ही नहीं, मुझे मुंबई आना ही नहीं था। एक्टिंग कभी परस्यू करने का नहीं सोचा? ऑडिशन वगैरह दूंगी? मैं जब फिल्म्स, मुंबई टीवी? आ गई थी ना तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था बट इट्स नॉट दैट इजी आई फेल्ट। आपको पता है हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? स्कैम चल रहा है किसमें? प्राइवेट स्कूल्स में। तुम्हारे लिए अदर देन डोरेमोन कोई ऐसा कैरेक्टर जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब रहा हो? अब आपने अदर देन डोरेमोन बोल दिया तो वैसे तो मैं डोरेमोन ही बोलती, बट अदर देन दैट तो अभी तुमने रिसेंटली नारुतो मूवी डब की? हाँ मैंने की थी। अब जब वो ट्रेलर आया तो लोगों को नहीं पसंद आई आवाज। हेलो दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही चुका होगा मेरे सामने कौन बैठी है, जिनको जिनका इंट्रोडक्शन करना मेरे लिए सूरज को दिया दिखाने जैसा है। दोस्तों, 2005 में 13 साल की उम्र में एक लड़की इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर हिंदी अडेप्टेशन एनिमेशन को वॉइस देती है, एनिमे को वॉइस देती है, जिसका नाम था डोरेमोन। मात्र 13 साल की उम्र में, और अगले 13 सालों तक उस कैरेक्टर के साथ जी है वो लड़की। उसका नाम है सोनल कौशल। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। वेलकम टू विचार एंड वाइब्स। थैंक यू। काफी दिनों से मैं सोनल के पीछे पड़ा काफी दिनों से मैं वेट कर रही थी कि मैं कब आऊंगी है? आप बुला ही नहीं रहे थे। अच्छा। हाँ। मैं सोच रहा था थोड़ा सोनल के लिए थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाए, तो उसके बाद ही सोनल को बुलाया जाए, क्योंकि जिसके खुद 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वो एक छोटे हो गया यूट्यूब चैनल के लिए झाला बैठेगी। तुमसे। लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं है सोनल की, ये मेरा ही सोचना था। और नहीं, एक माहौल बन रहा था, विचार एंड वाइब थोड़ा सा गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा जब एक बार थोड़ा सा बन जाए। एक्सक्यूज मी, मैं विचार एंड वाइब से पहले आ चुकी हूँ रामायण के टाइम पे। हाँ, रामायण आप के मुझ टाइम पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं। मैं आप पे इल्जाम ही नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो अपने पे लगा रहा हूँ। अपने पे कुछ भी करो। वेलकम टू विचार एंड वाइब सोनल। Thank यार, you. मैं बड़े दिनों से बात करना चाह रहा था, और सोनल से तो हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं ऑफ द कैमरा। बहुत साल पहले की बात है कि सोनल के साथ सोनल, तुम्हें याद है हमने सोचा था कि हम एक कुछ शुरू करते हैं। रूपेश के स्टूडियो में हमने बात की थी बहुत साल पहले की। तब मैं ना आत्मा के साथ मैं सोच रहा था कि आत्मा का घेरा टाइप का एक पॉडकास्ट, तब पॉडकास्ट वर्ड नहीं था शायद, 14-15 की। हाँ, इंटरव्यू करते हैं। तब तुम उसके बाद तुमने इंटरव्यू वगैरह लेने शुरू किए थे। हाँ। तो सोनल ने बोला था कि हाँ शुरू करते ना, कुछ ऐसा करते हैं। हाँ। बट नहीं हो पाया उस समय। मुझे एग्जैक्टली हमारा डिस्कशन याद नहीं है, पर मुझे ये याद है कि मुझे ना, मैं उस टाइम पे ऐसी थी कि मुझे जो भी कोई कुछ कहता था ना, ये करते हैं, मैं कहती थी चलो, क्योंकि कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं शोल्डर पे। मैं दिल्ली से आई थी मुंबई, तो मैं काम करने आई थी, तो कोई कहता था, मुझे एक इंसान मिला, उसने कहा शॉर्ट फिल्म करोगी? मैंने बोला करते हैं। की तुमने शॉर्ट फिल्म? हाँ मैंने की है, उसका नाम है द ब्लू फाउंटेन, शायद वो यूट्यूब पे होगी। यूट्यूब पे है। हाँ, उससे पहले भी मैंने उसी के साथ आई थिंक एक और शॉर्ट फिल्म की थी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर मैं आपको काफ़ी देर से देख रही हूँ। आई एम द मैनेजर ऑफ दिस रेस्टोरेंट। कैन आई सिट? थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं अपना बातों का सिलसिला। हाँ। तुम्हारे विचार जानते हैं, थोड़ा वाइब क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सभी लोग ये जानना चाहते हैं, मैंने क्वेश्चंस के लिए डाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तुम्हारे कहाँ लिए। डाला आपने? मैंने तो देखा नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था और यूट्यूब पे भी डाला था अपने पेज पे। मिस तो हो कुछ गया बच्चों ने मुझसे। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मुझसे उससे मिस हो पहले गया, वरना मैं भी डाल देती अपने लिए अपने लिए कुछ क्वेश्चन। सवाल। तो ठीक है, तुम भी खुद पूछ लेना, है ना? ठीक है। मोटर माउथ भी थोड़ा सा कर देंगे, तो मोटर माउथ शो भी कर देंगे यहाँ पर। मैं व्यूअर्स को बता दूं हाँ। कि मैं तो यहाँ आ गई हूँ, हाँ। पर मुझे डेट और टाइम मिल नहीं रही है सर की मोटर माउथ शो के लिए। बिजी आदमी हूँ मैं इतना यार, मेरे को सोने से फुर्सत नहीं है। तो एक ने सवाल पूछा है, पता है, बोला क्या? मेरा सवाल सोनल मैम से नहीं है, मेरा सवाल आपसे है कि आप द मोटर माउथ शो में कब जा रहे हो? मेरा भी यही सवाल है। अरे यार, मैं तुमसे बात करने यहाँ पर बैठे हैं हम लोग। हाँ। सब लोग जानते हैं डोरेमोन की वॉइस सोनल, द मोटर माउथ शो की होस्ट, इतना अच्छा यूट्यूब चैनल को रन कर रही है सोनल कौशल। शुरुआत
कैसे हुई थी कि मेरे को वॉइसिंग करनी है या डबिंग करनी है, या पहला ऑडिशन ही तुम्हारा डोरेमोन का था? कैसे हुआ था वो? मेरे को शुरुआत से बताओ। यार सो मैं दिल्ली में पैदा हुई थी, वहीं पर चल रही थी लाइफ बहुत ही अच्छी, और मतलब फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट। छोटी थी मैं तो, मतलब आई वाज 8 years old जब मुझे मम्मी, क्योंकि मम्मी रेडियो में काम करती थी तो वो मुझे ले गई थी बच्चों के प्रोग्राम के लिए। तो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर शायद 7-8 साल की उम्र में हुआ था माइक से। माइक से? अच्छा। वो अच्छा, भी मम्मी रेडियो में थी? हाँ, मम्मी रेडियो में, AIR दिल्ली में, जो अंग्रेजों के टाइम का रेडियो स्टेशन वहां बना हुआ था, मतलब ह्यूज स्टूडियोज और अलग ही एनवायरनमेंट। AIR मंडी हाउस के पास जो हाँ, यस, पूरा वो पार्लियामेंट फील आती है वहां पे। तो वहां से मेरा बिगिनिंग वहां से हुई थी, ठीक है। अब जब मैं वहां जाती थी तो मेरे लिए वो पिकनिक होता था। मम्मी मुझे लेके जाती थी क्योंकि उनके जो कोलीग्स होते थे वो कहते थे कि अरे तुम्हारे बच्चे हैं, जरा ले आओ उन्हें हमारे प्रोग्राम में, हम उन्हें ले लेंगे, कर लेंगे। तो कुछ 250 रुपए मिलते थे और मेरे लिए पिकनिक होता था, क्योंकि मम्मी उस दिन चिप्स और फ्रूटी और वो सब हमारे लिए लेके जाती थी। मैं और मेरा भाई, हम दोनों होते थे, हम बैठ जाते थे वहां जमीन पे, नीचे माइक लगे होते थे, एक ग्रुप होता था बच्चों का, और एक एक करके वो बच्चे कोई पोएम सुना रहा है, कोई चुटकुला बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ऐसे एक बच्चों का प्रोग्राम आता था रेडियो पे। क्या बात है! क्या नाम था शो का, याद है? नहीं, मुझे बिल्कुल याद। संडे को आता होगा। हाँ, तो वो हम करते थे। फिर तो वो रिकॉर्डेड होता था या लाइव? रिकॉर्डेड होता था। ओके। बच्चों के साथ कहाँ, दे कुड नॉट अफोर्ड लाइव। तो उसके बाद ये हुआ। फिर जब मैं और थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मी ने फिर मुझे रेडियो ड्रामास के लिए लेके जाने लगी। तो जहाँ रेडियो ड्रामा तो पहले बहुत आते थे, तो उसमें जब किसी बच्चे की जरूरत होती थी तो मुझे वो लोग बुलाते थे। एंड शायद मैं अच्छा करती थी इसलिए वो लोग मुझे रेपिटेडली बुलाते थे। ओके। तो मैं बहुत छोटी थी तब। तो ये सब हो रहा था। उसके बाद मम्मी के पास एक दिन फोन आया 2005 में कि उन अंकल का नाम था नीरज शर्मा, वो भी एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं दिल्ली में। तो मम्मी के पास फोन आया कि रेखा, एक ना ऑडिशन के लिए लेकर जाना है साउथ दिल्ली बच्चों को, उधर बच्चों की जरूरत है और बहुत सारे बच्चे चाहिए, तो जितनों को तुम जानती हो ले जाओ और ऑडिशन है ये वो। तो हम पहुंच गए। अब वो ऑडिशन था डबिंग का। अच्छा। उससे पहले मैंने डबिंग कभी की नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था डबिंग होता क्या है। 2005 यानी आज से 20 साल पहले आप समझ लो कि लोगों को पता ही नहीं था ना डबिंग क्या होती है। अब वहां पे इतने सारे बच्चे, तो मेरा घर से स्टूडियो बहुत दूर था और उस टाइम पे मेट्रो भी नहीं थी दिल्ली में। मेट्रो थी? किसने वाला मेट्रो नहीं थी? नहीं थी। You're talking about 2005 ना? हाँ, 5। मेट्रो शायद 2002-2003 में आ चुकी थी। तुम छोटी थी यार। हाँ, छोटी तो मैं थी, मतलब हो सकता है मैं 12th पास करके कॉलेज में जा चुका था 2003 में। मुबारक हो, है ना? तो मेरे को याद है मेट्रो, हम लोग गए थे मेट्रो में, खिड़की इतनी बड़ी बड़ी थी खिड़की, हम लोग देख रहे थे बाहर शादरा वाले। शादरा, हाँ। तो मैं रोहिणी में रहती थी, मतलब अभी भी है मेरा घर वहां पे। तो रिठाला वाली जो लाइन थी वो खुली थी, आई थिंक सबसे पहले रिठाला शादरा, वो ही वाली रेड लाइन थी, वो खुली थी। हाँ। तो खैर वो मतलब वो मेरे लिए आई थिंक यूजफुल नहीं होगी, मेरे रूट पे स्टूडियो के ना तुम्हारे घर के। करेक्ट। इनफैक्ट जब मेट्रो पूरी बन भी गई थी तो भी मुझे 3 मेट्रो चेंज करके जाना पड़ता था स्टूडियो। अच्छा। एनीवे दैट स्टूडियो वाज वेरी फार अवे फ्रॉम माय प्लेस। तो हम लोग गए, मम्मी मुझे लेके गई, मुझे और मेरे भाई दोनों को बस में, और हम लोग वहां पहुंचे। DTC बस? हाँ, DTC बस। तो बहुत मेरे से अगर आप पूछोगे ना कि कई बार लोग पूछते हैं कि ना तुम्हारा बचपन ऐसे बीता, बच्चे खेल रहे होते थे और तुम ये, मेरे लिए एक ही स्ट्रगल होता था, वो बस का ट्रैवल। बस मन नहीं करता था बस में? नहीं यार, बहुत मतलब एक तो गर्मी, ऊपर से मैं छोटी थी। मुझे याद है एक बार मेरा भाई, ये चीज मैंने कहीं नहीं बताई है, एक बार मेरा भाई मुझे बस में लेके जा रहा है, ठीक है, और हम दोनों ही छोटे हैं। मेरा भाई मुझसे सिर्फ 1.5 साल 2 साल बड़ा है। अगर मैं उस वक्त 13-14 साल की हूँ, मेरा भाई 15-16 साल का है। And there was this man who was standing here, and he was trying to push himself on me, and he was a बुढ़ऊ। और मेरे भाई ने देखा ये चीज, अब मेरा भाई यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मेरे भाई ने उठ के और सीट चेंज कर ली। बट फॉर किड्स यार ये कितनी गंदी चीज है। करेक्ट। तो probably for these reasons I did not like the travel part, पर I loved voicing। बट वो जर्नी तुम्हारे लिए उतनी
आनंदमयी नहीं थी, नहीं थी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो उस जर्नी के बाद तुम्हें मिल रहा था उसको तुम वो, एंजॉय कर रही हाँ, थी, हाँ। उसके लिए तुम वो सब गो थ्रू कर रही थी। कई बार ऐसा होता था, मेरे पापा एयरपोर्ट पे काम करते थे एयर इंडिया के एयर लिए, इंडिया में थे। तो वो मुझे पिक करने आते थे। वो भी बेचारे मतलब अपनी पूरे दिन का काम करके फिर वो आते थे, वेट करते थे, फिर वो मुझे लेकर जाते थे। एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल ऑन अ स्कूटर, बजाज का स्कूटर उनका था। तो मैं स्कूटर पे पीछे बैठ के सो जाती थी। एक अच्छा। बार क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये तो सो गई है, मैं ऐसे झटका लिया तो उन्होंने कहा अरे सो गई। उन्होंने साइड में रोका, मुझे बिठाया बस में, और फिर साथ साथ स्कूटर पे जा रहे हैं और मैं बस में जा रही हूँ। तो ऐसी ऐसी चीजें की है। माँ बाप लोगों का भी कितना स्ट्रगल रहता है, बहुत यार। जैसे मम्मी तुमको लेके गई, पापा लेके गए, क्योंकि बच्चा टैलेंटेड था। हाँ। तो ऐसा भी नहीं बोला कि यार नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, जब बड़ा होगा तब करना। उन्होंने देखा बच्चा टैलेंटेड है तो उसके साथ हमें भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, चलेगा। यार मैं तो बोलती हूँ उनकी वजह से ही, प्रॉबेबली उनकी वजह से, व्हाटएवर आई एम वेरेवर आई एम, उनकी वजह से। क्योंकि अगर वो ऐसे सोच लेते कि मम्मी रेडियो में काम करती थी, पापा एयर इंडिया में काम करते थे, अगर वो सोच लेते कि यार हम नहीं कर पाएंगे मैनेज, बिजी पेरेंट्स थे एंड जॉइंट फैमिली थी तो मम्मी को तो घर का भी देखना होता था, तो अगर वो सोच लेते कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, अभी इसको पढ़ने देते हैं बाद में देखेंगे, तो शायद मैं यहाँ पे होती ही नहीं होती। नहीं। और तुम्हारे पेरेंट्स से तो मैं मिला भी हूँ, बहुत अच्छे हैं वो। थैंक यू। बहुत अच्छे हैं। आपको पता है परसों ही मम्मी का बर्थडे था, हम इन्फिनिटी मॉल गए थे। तो मैं ऐसे देख रही थी कि एक लड़का एक लड़की थे और वो हम लोगों को देख रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो मैंने मन में सोचा शायद इन्होंने मुझे पहचान लिया है। तो जैसे ही हमने मॉल एंटर किया तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा कि अरे मम्मी पापा कहाँ रह गए। तो देखा कि वो दोनों मम्मी पापा से बातें कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हमें आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, आंटी अंकल आप बहुत अच्छा बनाते हो। और उसमें भी ना यार, आप पेरेंट्स का दिल सोचो, वो बोल रहे हैं कि ये हमारी बेटी है, ये वॉइस आर्टिस्ट है, ये ना डोरेमोन की वॉइस है, ये छोटा भीम की वॉइस है। मैंने कहा पापा दे आर टॉकिंग टू यू, टेक द कॉम्प्लीमेंट, एंजॉय दिस मोमेंट, आप मेरी बात मत करो। और वो बोल रहे हैं नहीं हम इन्हें तो नहीं जानते, लेकिन हमने आपका कंटेंट क्या बात, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ बना रहे हैं क्या कंटेंट? अरे वो इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं ना है? हाँ, और वो मतलब पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन उसके बारे में बात करते हैं, एंड हाउ रिलेशनशिप्स आर टुडे चेंजिंग। अरे गजब यार, कैसे, ये मैंने देखा ही नहीं उनका। अरे वो डालते हैं, मेरे भाई का चैनल है विकास कौशल, मतलब मेरे भाई का प्रोफाइल है विकास कौशल, तो उस प्रोफाइल पे जाती है उनकी रील्स। मैं देखता हूँ। जिंदगी जो है सिर्फ एक बार ही मिलती है, और ये वीडियो मुझे याद दिलाता है कि जीना कैसे चाहिए। देखिए जरा मम्मी पापा को गाते हुए, हंसते हुए, डांस करते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताते हुए। आज का अरे उनकी रील्स ऐसे वायरल होती हैं। अनुष्का शर्मा ने लाइक की हुई है उनकी रील्स। अच्छा जी, इट्स अमेजिंग। क्या बात है यार। तो हम जाते हैं, हमें उनके फैंस मिलते हैं। बहुत सही है। क्या बात है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि तुम फर्स्ट डे जब गई ऑडिशन के लिए, दूर गई बड़ा, ट्रैवल करके 2 घंटा, मम्मी ले गई तुमको डोरेमोन का ऑडिशन के लिए, करेक्ट? हाँ। फिर क्या हुआ? तो वहां देखा बहुत सारे बच्चे थे। तो मतलब ये था कि यार पता नहीं क्या है, इतना ज्यादा क्या है ये। मेरे को तो ये टेंशन हो रही थी कि मेरे को जल्दी करवा दो, ताकि हम अभी यहाँ से और 2 घंटे लगेंगे। शाम ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर घर जाके होमवर्क भी करना है, फिर सुबह स्कूल जाना है। तो मैं गई अंदर, तो ऐसा हो रहा था कि जो हमारा डायरेक्टर का रूम था वहाँ पे 5-5 बच्चों का स्लॉट एंटर कर रहा था, एंड देन दे वर अलाउड टू ऑब्जर्व कि आपको क्या करना है, एंड देन एक एक करके आप स्टूडियो में जा रहे थे और ऑडिशन दे रहे थे। तो मैंने देखा कि संजीत दास सर थे तब वहाँ पे बैठे हुए, और इंजीनियर थे, और जैसे एक एक बच्चा जा रहा है तो वो ऑडिशन ले रहे हैं। कोई नोबिता का ऑडिशन दे रहा है, कोई शिजुका का दे रहा है, कोई डोरेमोन का दे रहा है। बट आई ऑब्जर्व वन थिंग कि ना, वो जो भी बच्चा डोरेमोन का ऑडिशन दे रहा है तो वो वॉइस कॉपी नहीं कर पा रहा है। सो डोरेमोन की ओरिजिनल वॉइस बहुत रोबोटिक है, गोमेन नोबिता कौन, क्योंकि वो रोबोट है, वैसी है। तो मैं ये देख रही थी कि दे आर कंटिन्यूसली सर्चिंग फॉर दैट वॉइस, बट कोई भी वो वॉइस नहीं कॉपी कर पा रहा है। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि ये वॉइस चाहिए, ये वॉइस चाहिए। तो मैं जब अंदर गई, जब मेरी बारी आई, तो मुझे डोरेमोन का उन्होंने बताया। अब इतने 3-4 बार मैंने देख लिया था ऑलरेडी, तो डायलॉग पता चल गए, वही 4-5 डायलॉग थे, डायलॉग पता चल गए। बस मैंने वो अपनी आवाज़ चेंज की और मैंने वो बोल दिए जैसे वो कह रहे थे कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। Probably I was a good copycat, तो मैंने वो बोल दिया।
एंड 3-4 दिन के बाद आई थिंक या हफ्ते के बाद हमारे घर में लैंडलाइन था, तब तो मोबाइल भी नहीं था हमारे पास, तो फ़ोन आया और मम्मी को उन्होंने कहा कि इतने सारे बच्चों में आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है मेन कैरेक्टर के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो, अब आप अपने बच्चे को ले आओ इस दिन इतने बजे। तो मम्मी ने कहा ठीक है। हम लोग बड़े खुश कि अरे वाह अरे वाह अरे वाह, मजा आ गया। पता नहीं था उस वक्त डोरेमोन तो पता ही नहीं था क्या है। करेक्ट। एंड हम जब गए, जब मैं बैठी फर्स्ट एपिसोड डब करने के लिए, ओह माय गॉड, इट वाज वेरी टफ। क्योंकि यार ऑडिशन देना, 5 लाइन बोलना अलग बात है। अब जब उन्होंने मुझसे कहा कि कोई मान लो हंसने का सीन है, अब डोरेमोन हंस रहा है अब मैं एक शांत स्वभाव की शर्मीली 13 साल की लड़की, और बच्चों को इमोशंस फेक करना नहीं आता unless they are trained to be an actor. I wasn't. तो मैं हंस रही हूँ तो वो कह रही बेटा थोड़ा खुल के हंसो, बेटा थोड़ा खुल के हंसो, तो मैं कह रही हूँ हा 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 हा। मुझसे हंसा ही नहीं जा रहा, मुझसे हंसा ही नहीं जा रहा। देन हो क्या रहा था, वो 5 लाइन के ऑडिशन के लिए मैंने वॉइस चेंज कर ली थी, पर वो 22 मिनट के एपिसोड के लिए वो वॉइस सस्टेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब सिंक करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें पता ही है, हमें रीड भी करना है, हमें देखना भी है, हमें वॉइस भी चेंज करनी है। सो एज अ किड जब मैं वो अगर मैं वो रीड कर रही हूँ तो वॉइस छूट रही है, अगर मैं इमोट प्रॉपर कर रही हूँ तो शायद डायलॉग छूट रहा है, अगर मैं ये 2 चीजें कर रही हूँ तो कोई तीसरी चीज सिंक छूट रहा है। तो ये हो रहा था ये फर्स्ट डे इतना टाइम लगा ना, इतना टाइम लगा। कितने एपिसोड्स किए थे? एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ना आप एक काम करो, हमें ये एपिसोड डिलीवर करना है। और उस टाइम पे क्या होता था, दिल्ली में ये हो रहा है सब, वहां से DVD बनती थी और फिर बॉम्बे आती थी, कुरियर होती थी, ये प्रोसेस था। तो उन्होंने कहा आप ना बेटा इसे अपनी आवाज में कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, एक चीज तो कम हो गई। तो मैंने उसे अपनी आवाज में पूरा एपिसोड डब किया और वो बहुत ही गंदा था। अच्छा नहीं हुआ था? नहीं, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी डाला है रिएक्टिंग ऑन डोरेमोन्स फर्स्ट एपिसोड। ओह माय गॉड, अगर मेरा बस चले ना, मैं ये इस एपिसोड को पूरी दुनिया से गायब करवा दूं। क्या है ये? गॉड गाइस, ये कैसे कर रहे थे सब? ओह माय गॉड, इट वाज वेरी बैड, इट वाज वेरी बैड। मतलब आप आज अगर अपने पहले प्रोजेक्ट को देखोगे तो शायद जैसे ऐसा लगेगा ना कि यार ये मैंने ठीक नहीं किया। मेरा तो बहुत ही बेकार था, मतलब मुझे ऐसा लगा इसको हटा दो इस दुनिया से। जब मैंने देखा अभी रिसेंटली, मैंने कहा इसको, तुम बच्ची थी तब, और क्या कहते हैं, तुम्हें अभी शायद ऐसा लग रहा होगा, तब तो वो वर्क किया ना, तब वर्क किया और वर्क किया तभी ये इतना बड़ा चीज बिल्डअप हुआ। पता नहीं कैसे यार, पता नहीं। आई स्टिल वंडर कि डोरेमोन कैसे चला है, क्या था उसमें, आई डोंट नो। क्योंकि ना उस टाइम पे हम देखते थे बॉब द बिल्डर, नॉडी, टॉम एंड जेरी, पावरपफ गर्ल्स। जब ये कार्टून आया था तो मैं खुद भी बच्ची थी, मुझे ही नहीं पसंद आया था ये। मैंने कहा ये कैसी विजुअल क्वालिटी है, क्योंकि वो जापान में बना था 1970s 80s में। वी वर लुकिंग एट इट इन 2005। तो मैंने कहा ये कैसा है, ये नहीं चलने वाला। बट वो हंगामा पे आया, हंगामा भी नया चैनल था, एंड धीरे धीरे इट बिकेम द नंबर 1 शो। नहीं, वो शो का DNA तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट अबाउट इट। जनरेशंस ने उसको कंज्यूम किया, उस कंटेंट को। दादा, फिर पिताजी, फिर बच्चे, फिर अभी उनके भी बच्चे हो गए, वो भी डोरेमोन देख रहे हैं जापान में। जापान में एक म्यूजियम है जो उसमें मैंने बात की थी, हमारे यहाँ एक आए थे एनिमेटर, उन्होंने भी बताया था, और आप देखोगे तो उस शो के DNA में तो कोई दो राय नहीं कि वो तो सबको पसंद आने डेफिनेटली। इंडिया में पसंद आया, तुम्हारी वॉइस से चला वो, और भी जो कैरेक्टर्स हैं अलग, नोबिता, सभी वॉइसेस। क्योंकि एक तो सारी वॉइसेस बहुत फ्रेश थी, क्योंकि दिल्ली का बैंक था, टैलेंट था, सब में इनोसेंस था, सब थोड़े नाइव थे, और सारे बच्चे ही थे, सब बच्चे थे। तो वैसे ही बच्चों की वॉइस में इनोसेंस होता ही है। तो आई थिंक, और ऑफ कोर्स शो का DNA जैसे आप बोल रहे हो वो ही बहुत स्ट्रांग था। उस शो में ना, पता है, हर एपिसोड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज होता था। करेक्ट। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट व्हिच आई फील टुडे इज मिसिंग। मतलब आजकल के कार्टून्स हम लोग डब भी करते हैं, देखते भी हैं, पर वो चीज नहीं है।
तो फर्स्ट एपिसोड तुम्हारा अच्छे से नहीं हुआ, तुमको मजा नहीं आया, बाकी एक तुमको राहत मिल गई थी कि देखो अपनी मैं voice में- नहीं, मेरे को नहीं पता था कि वो अच्छा नहीं हुआ है। मैं तो Struggle वो रहा कर रही था। थी, मैं वो कर रही थी जो मुझे बोला जा रहा था। तो मतलब मैं तो एंजॉय कर रही थी, मैं आपको सही बताऊं उस टाइम पे आई वाज एंजॉयिंग कि आई एम डूइंग समथिंग न्यू एंड दिस इज फन। तो मैं एंजॉय कर रही थी। आज देखती हूँ तो लगता है कि ये क्या कर दिया, बट जो ओरिजिनल डोरेमोन की वॉइस है वो बहुत रोबोटिक है, इट इज वेरी डिफरेंट। बट इंडियन डोरेमोन की वॉइस जो है वो बहुत डिफरेंट है बिकॉज आई फेल्ड इन माई फर्स्ट एपिसोड। अच्छा, मैं समझ गया। तो जो डोरेमोन हिंदी है वो एक्चुअली सोनल की वॉइस है, हाँ है ना? जो शुरू में फर्स्ट डे सोनल ने सेट कर दी थी, हाँ, वही मेंटेन होते क्योंकि हुए आई सोनल आज से तक। वो नहीं हो रही थी, हाँ। वॉइस मॉड्यूलेट नहीं कर पा रही थी सोनल, सस्टेन नहीं कर पा रही थी। हाँ। तो दैट इज हाउ डोरेमोन अच्छा। इन इंडिया गॉट इट्स वॉइस, करेक्ट, बिकॉज आई फेल्ड फेल्ड फॉर गुड, फॉर गुड। है ना? और तुमको थोड़ा सा राहत मिली कि चलो मेरे को वॉइस मॉड्यूलेट नहीं करनी है, उसको रोबोटिक नहीं बनाना है। फिर एक दिन में एक एपिसोड किया 11 मिनट का। फिर तुम हफ्ते में कितने एपिसोड्स करती थी? सो हमारा ना जैसे सीजन आता था, 52 एपिसोड्स का सीजन आ गया है, तो प्रेशर तो होता ही था कि करना है ये वो। तो मुझे याद है कि स्कूल के बाद जब मैं जाती थी तो बहुत टायरिंग हो जाता था, ऑलमोस्ट एवरी डे आई हैड टू गो, और 1.5 से 2 घंटे लगते थे जाने में, फिर 1.5 से 2 आने में। तो आई थिंक धीरे धीरे जब मुझे एक्सपीरियंस होने लगा तो एक दिन में एक एपिसोड निकलता था, बट कभी कभी तो एक एपिसोड करने में 2 से 3 दिन भी इनिशियल टाइम्स में लगे हैं। और जब वो अपनी समर वेकेशंस होती थी तो मेरी पूरे वेकेशन स्टूडियो में ही निकलते थे। है। हाँ, सुबह से रात तक। तो डोरेमोन के साथ कोई और कैरेक्टर भी तुम्हारा अप्रूव हुआ साइमल्टेनियसली? कुछ और भी कर रही थी? हाँ, तो उस वक्त एक सोनिक करके एक चैनल था, उस पे एक शो आता था सोनिक एक्स, उसमें मैं एक कैरेक्टर करती थी, उसका मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, पर वो भी मैं एनिमेशन ही था या लाइव था? एनिमेशन ही था वो। आई थिंक 1 या 2 सीजन किए थे, तो इसलिए भी मुझे याद नहीं है वो बात, पर वो किया। उसके बाद काफी सारे किए। शिनचैन में मैंने नैनी को डब किया। अच्छा। फिर ओजारू मारू करके एक शो आता था, उसमें भी मैंने डब किया। सब दिल्ली में किए? सब दिल्ली में। फिर मैंने एनडीटीवी गुड टाइम्स के लिए भी डब करना शुरू किया। एनडीटीवी गुड टाइम्स में क्या डब करती थी? उसमें शोज आते थे, इंग्लिश टू हिंदी डब करते थे हम। अच्छा, लाइव एक्शन? लाइव एक्शन, हाँ। ये मैं थोड़ी फिर बड़ी हो गई थी, धीरे धीरे 12th में आ गई, फिर कॉलेज में, ये सब साथ साथ चल रहा था। कॉलेज कहाँ से किया तुमने? श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सही है, गया हूँ मैं वहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो तुम अच्छा। उनकी ड्रामेटिक्स टीम वगैरह जो होती हैं, आर्ट एंड कल्चर, उसमें नहीं थी ना? मैं उधर म्यूजिक सोसाइटी में भी थी, उधर भी मैं भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाती थी, तो ये भी कर रही थी। और फिर मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया वहाँ पे, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। तो एक्टिंग सीखी है तुमने? नहीं, मैं आई थिंक मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया, वो जो हमारा थिएटर क्लब था, ऑडिशन दिया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, 2-3 वर्कशॉप्स की। उसके बाद उनकी वर्कशॉप्स रोज होती थी, अब मुझे स्टूडियो भी जाना होता था, तो आई कुड नॉट मैनेज। तो फिर आई हैड टू डिसाइड, तो मैंने फिर डबिंग चूज किया और थिएटर में नहीं कर पाई। तो 2005 से तुमने शुरू किया हाँ डबिंग करना, उससे पहले तुम रेडियो में वॉइसिंग कर रही थी? हाँ, और मैं दूरदर्शन में होस्ट भी करती थी शोज। मतलब और दूरदर्शन यानी दूरदर्शन मतलब विजुअल एक शो आता था, किड्स आइलैंड। अच्छा। बच्ची ही थी मैं तब। हाँ। तो बच्चों का शो था, आई थिंक वो मंडे एंड थर्सडे आता था 4 बजे, और मैं वो होस्ट करती थी। क्या बात है यार, मतलब एक्टिंग भी, मतलब कैमरा भी फेस किया हुआ था। यू वर कंफर्टेबल? आई वाज कंफर्टेबल। माइक के सामने तो थी, बट कैमरे के सामने हाँ, तो ये सारी चीजें चल रही थी अपने आप ही। तो एक्टिंग कभी परस्यू करने का नहीं सोचा? ऑडिशन वगैरह दूंगी, ऐसा तुम्हारे ख्याल में नहीं आया मेरे को एक्टिंग करनी चाहिए? मैं जब मुंबई आ गई थी ना, तो मुझे काफी सारे लोगों ने बोला था कि मैं तब 22 की थी, तो मुझे लोगों ने बोला कि आप ट्राई करो, मुंबई में हो और यहाँ पे ही सब कुछ होता है। तो मुझे किसी ने कुछ नंबर्स भी दिए थे कि आप ये ट्राई करो। सुमित कौल जी हैं, उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स दिए थे कि आप इनसे बात करो, उनसे बात करो, बट इट्स नॉट दैट इजी आई फेल्ट। तो मैंने बात की, और उनको दिन में कितने फोन्स आते होंगे उन लोगों को, तो उन्होंने कहा फोटोज भेज दो, मैंने फोटोज भेज दिए और ये सब। तो एक दिन मेरे पास एक फोन आया आउट ऑफ द ब्लू, एकदम से फोन आया कि कल आप ऑडिशन के लिए आ सकते हो। तो मुझे लगा ये वॉइसिंग का ही ऑडिशन है, तो मैंने कहा कि हाँ, कितने बजे? उन्होंने कहा 4 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी आ जाओ, एंड ये जगह पे आना है। मैंने बोला ठीक है।
उन्होंने कहा इंडियन पहन के आना। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा मतलब? तो कहते नहीं, कैरेक्टर जो है उसके लिए हमें थोड़ी ऐसे इंडियन फील चाहिए, तो आप कुछ भी ऐसे सलवार सूट टाइप का पहन के आना। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा हम फलानी एजेंसी से बोल रहे हैं, कास्टिंग एजेंसी। मैंने कहा ये क्या है? तो मैंने कहा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा हमारा डेटाबेस में था। तो दिस वाज अभिमन्यु रे कास्टिंग एजेंसी। अरे उनके यहाँ मैंने खूब ऑडिशन दिए हैं। अच्छा, किसका फोन आया था? तेजस का? नहीं यार, गॉडफ्री का आया होगा। हाँ शायद गॉडफ्री का ही था। तो मैं गई और मैंने देखा, अगेन दिस वाज माय फर्स्ट एक्टिंग ऑडिशन। तो मैंने देखा, अगेन आई ऑब्जर्व्ड कि कौन कैसे कैसे ऑडिशन दे रहा है। उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी और बेसिकली उसमें रिएक्ट करना था। तो मैं गई और मैंने अपना ऑडिशन दे दिया और फिर मैं आ गई वहां से। नेक्स्ट डे मेरे पास फोन आया, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। तो मैंने कहा अच्छा। अब मुझे ये प्रोसेस बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है। तो उन्होंने कहा कि आर यू अवेलेबल, आर यू दिस दैट, दिस बजट कंफर्टेबल। मैंने बोला हाँ ठीक है ओके। तो उसके बाद एक और आई थिंक राउंड ऑफ ऑडिशन हुआ था, ठीक से याद नहीं है, बट उनका फोन आया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। सो दिस एड वाज फॉर Amazon। अच्छा, वो तुमने किया? वो मैंने किया। टेंडर से बनी कोल्ड कॉफी की मुझे हस्बैंड प्यार से पूछे कितने में मिला? और मैं अपने मम्मी पापा को साथ लेके गई बिकॉज इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। यस। और पहली ही एड मैं कर रही हूँ, वो भी Amazon के लिए। तो मैं मम्मी पापा को साथ लेके गई। कौन से ईयर की बात है? दिस माइट हैव बीन इन 2018। अच्छा, और 19। तो तुम मुंबई कब आई? 13 में। अच्छा। 2013 में। तो मुंबई आने का फैसला कैसे लिया तुमने? वहां पे तो काम चल रहा था तुम्हारा, डबिंग सब चल रही थी, घर में थी। ये मेरा फैसला था ही नहीं। अच्छा, मुझे मुंबई आना ही नहीं था। है? हाँ। क्या बात कर रही है? फिर किसने तो भेजा? देखो, मेरी एक फ्रेंड थी रूपिका, आप मिले होगे उनसे। हाँ, है ना? रूपिका वालिया ना? हाँ। I know. तो अब वो नहीं है, पर उन्होंने मुझे फोन किया एक बार और मैंने किया अपना कॉलेज कंप्लीट। उसके बाद मैंने किया बीएड। ठीक है, बीएड मैंने इसलिए किया था, मेरा प्लान ये था कि मैं टीचर बन जाऊंगी। सुबह 7 से 3 जो भी नौकरी होती है वो मैं करूंगी और 3 बजे के बाद मैं डबिंग करूंगी। ये मेरा प्लान था लाइफ में। ठीक है, तो मैंने बीएड कंप्लीट किया। जून जुलाई में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ एमिटी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स। मैंने बहुत सारी जगह पे स्कूल्स में अप्लाई किया। एक बात मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? स्कैम चल रहा है। किसमें? प्राइवेट स्कूल्स में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि आपको टीचर्स को इतनी स्लैब्स बनाए हुए हैं कि इतनी सैलरी देनी है। ठीक है। मैं जाती थी स्कूल्स में और मेरा ना CTET फर्स्ट राउंड में क्लियर हुआ था। एक एग्जाम होता है टीचर्स का, विच इज वेरी टफ। मेरा वो फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो गया था। सो आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट दैट वे। तो मैं जाती थी, मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाती थी, CTET भी क्लियर है, ये वो। तो कहते थे जॉब देंगे, साइन करवाएंगे 18,000 पे कि हम आपको 18,000 सैलरी दे रहे हैं, पर हम शो करेंगे कि आपको 32,000 दे रहे हैं। मैंने बोला ये तो गलत है यार, और हम आपके सर्टिफिकेट सारे रख लेंगे, आपको नहीं देंगे वापस, ताकि आप कहीं और ना जा पाओ। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात, मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैंने कहा मतलब इट वाज़न्ट अबाउट मनी, बट आई थॉट दिस वाज नॉट फेयर। राइट प्रैक्टिस नहीं है। राइट प्रैक्टिस नहीं है। एंड आई आल्सो फेल्ट कि यार ये हमारे देश के टीचर्स के साथ क्या हो रहा है? ये तो गलत है, ये अत्याचार है। अभी भी होता है ऐसा? अरे डेफिनेटली हो ही रहा होगा, किसी ने रोका थोड़ी आज तक। और बेचारी जो टीचर्स कर रही है जॉब, वो तो बोल नहीं सकती, वो बोलेंगी भी नहीं। तो ये चीज है एक जो चल रही है हमारे देश में। बहुत सैड है, बहुत सैड है। तो फिर तुमने ये चल रहा था, इस वजह से तुमने नहीं, मैं आई वाज स्टिल ट्राइंग कि कहीं गवर्नमेंट स्कूल में ही लग जाए। आई वाज ट्राइंग, बट इट वाज वेरी टफ। गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट बैंक में या गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन में जॉब लगना बहुत टफ है। तो ये सब चल रहा है, ठीक है। एंड मुझे कोई जल्दी तो थी नहीं कि मुझे तो नौकरी चाहिए, क्योंकि ऐसे पैसे का वो नहीं था कुछ भी। तो मैं अप्लाई कर रही थी और ये वो चल रहा है। तो मेरे पास रूपिका का फोन आया। कितने साल की थी तुम तब? 20-21? 21। रूपिका का फोन आया कि आप कीना सोनल, मैं मुंबई जा रही हूँ। और हम दिल्ली में साथ काम करते थे, मैं और रूपिका। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, डोरेमोन की भी डायरेक्टर रह चुकी हैं वो। और मैं स्क्रिप्ट्स भी लिखती थी, डोरेमोन, शिनचैन, इन सब की। हाँ, क्या ट्रांसलेट करती थी, हाँ, अडेप्ट करती थी। तो ये सब चल रहा है। मतलब मुझे ना काम करने का बहुत शौक था।
कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं था घर से कि आपको करना है, बट मजा आता था, मजा आता था। हाँ, आई रिमेम्बर मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे एक बार कॉल करके बोला कि यार सोनल मुझे ना काम की जरूरत है, कॉलेज की बात है, तो तू प्लीज देखना अगर मैं मतलब कॉलेज करते करते साथ में इफ आई कैन अर्न समथिंग। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तू स्क्रिप्ट्स लिखेगा क्या? तो उसने कहा कि, मैंने कहा कुछ नहीं होता, बस आपको इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश तुझे आती है, हिंदी तुझे आती है, ट्रांसलेट करना है और मैं हेल्प करूंगी तेरी, अगर कुछ भी होता है आई विल सुपरवाइज एंड आई विल टेल यू। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और उस टाइम पे आई थिंक स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन के एक 22 मिनट के एपिसोड के 1000 रुपए मिलते थे। तो मैंने उसको बोला, अब यार मैंने ये चीज रियलाइज की काफी टाइम के बाद कि ना वो आई थिंक उसने 2-3 स्क्रिप्ट्स लिखी एंड देन और वो बहुत टाइम लगाता था लिखने में और बात मेरे ऊपर आती थी कि सोनल तुमने इसको रेफर किया और देखो ये दे नहीं रहा। तो 3-4 स्क्रिप्ट्स के बाद वो बंदा कहता है कि सोनल यार मेरे से तो नहीं हो रहा है। मैंने मन में सोचा कि यार इसको पैसे की जरूरत है और ये कह रहा है मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो ये कर लेती हूँ, मैं तो ये ऐसे ही कर लेती हूँ। प्रॉबेबली वो थोड़ा इनबिल्ट भी होगा, बट यार मैं रात को 2-2 बजे तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैंने कमिट किया हुआ है, मुझे स्क्रिप्ट देनी है, मैं 2 बजे तक बैठ के स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, हैंड रिटन स्क्रिप्ट भी लिखी है मैंने उस टाइम पे। तो मैंने कहा, तो बाद में जाके मतलब अभी शायद 1-1.5 साल पहले ही मैं ये बात सोच रही थी और मुझे लगा यार आई वॉज अ हार्ड वर्किंग चाइल्ड, बिकॉज मुझे जरूरत नहीं थी, ना ही मेरे पे कोई प्रेशर था, ना ही मुझे पैसे की जरूरत थी, बट आई वॉज डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट। एंड देयर वॉज दिस पर्सन हु नीडेड मनी बट वॉज नॉट एबल टू डू इट। करेक्ट। तो खैर रूपिका का जब मेरे पास फोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं मुंबई जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए और मेरे वहां पे कॉन्टैक्ट्स हैं और मुझे ना वहां पर शिफ्ट होना है, तो तू मेरे साथ चलेगी 1 हफ्ते के लिए। अब मैं फ्री थी, मेरी जॉब तो लगी नहीं थी और कोई शायद प्रोजेक्ट भी उस वक्त नहीं चल रहा था या याद नहीं। तो मैं उस वक्त, मुझे याद है मैं अपनी नानी के घर पे बैठी हुई थी, मेरी मम्मी मेरे साथ बेड पे ही बैठी हुई थी और मैंने रूपिका को कहा कि ना नहीं दीदी मम्मी नहीं भेजेंगी। तो मम्मी ने सुना, बिना पूछे तुमने बोल दिया? हाँ, मैंने कहा मम्मी नहीं, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी। अच्छा। हाँ, अभी भी है। तो उन्होंने हमें कभी रात को कोई नाइट आउट नहीं करने दिया, नाइट आउट तो क्या, नाइट किसी के नाइट घर में भी नहीं रहने दिया। तो मैंने कहा नहीं मम्मी 1 हफ्ते के लिए तो ऐसे नहीं भेजेंगी। तो फिर भी मैं, उन्होंने कहा पूछ तो सही, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको बताती हूँ। मैंने मन में सोच लिया कि नहीं हो पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं और भी 2-3 लोगों से पूछ रही हूँ ताकि मेरा साथ हो जाए कोई, एंड देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब मम्मी ने कहा क्या, किसका फोन था, क्या हुआ ये वो? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे था, कुछ भी रैंडम। तो मम्मी ने कहा अरे जा। मैंने कहा क्या, क्यों? मैं क्या करूंगी? तो कहते नहीं मतलब बॉम्बे इज द प्लेस फॉर यू। मैंने कहा मम्मी यार लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी बॉम्बे आप जाओ और हो जाएगा सब। तो कहती जा तो सही। और मम्मी ना मुझे पहले से भी बोलती थी, क्योंकि जब हमने डोरेमोन के लिए ऑडिशन दिया था, संजीत सर थे तब, तो मम्मी की संजीत सर से बातें हुई थी, उन्होंने बताया था मैं बॉम्बे से आया हूँ, ये वो। तो मम्मी ना मुझे इन ऑल दीज इयर्स मम्मी मुझे बोलती थी मैं तुझे बॉम्बे लेके चलूंगी। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं होता, वहां पे थोड़ी लोग बैठे हुए हैं कि हाँ जी आइए स्वागत है आपका। मम्मी कहती नहीं संजीत सर को फोन करेंगे, वो हेल्प करेंगे। मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं होता है। वो एक एज होती है ना जब हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को नहीं पता, हमें सब पता है। मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं होता है, बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? नहीं मुझे नहीं जाना, मैं ऐसे बोलती थी। बट मम्मी को पता था कि नहीं, इसकी फील्ड का जो काम है वो बॉम्बे में ही है। तो मम्मी ने मुझे कहा कि नहीं तू जा। अब 1 हफ्ते के लिए मैं, रूपिका और उपलक्ष, हम तीनों 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आए। तो रूपिका दीदी के सारे कॉन्टैक्ट्स थे, उनको पता था कि कौन है, कहाँ है, कैसे है, काफी सारे उनके पास कॉन्टैक्ट्स थे। तो उनके साथ साथ हम हर स्टूडियो में गए। तब भी मेरे दिमाग में ये था कि नहीं मुझे बॉम्बे शिफ्ट नहीं होना है, मतलब मैं आ गई हूँ ऐसे ही टाइम पास करने। ये तुम बात कर रही हो 2013 की? ओके। जुलाई अगस्त में हम आए थे मॉनसून के टाइम पे। या अगस्त सितंबर में हम आए थे। हाँ, गणपति का टाइम था वो। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम गणपति भी देखा, मॉनसून, और बीचेस पे गए हम लोग, गणपति विसर्जन देखा। तो वो सारा टाइम था। मैं वेकेशन की तरह 1 हफ्ते आई थी यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि मैं जहाँ उनके साथ स्टूडियो में गई, तो मैं जैसे विनायक में। सबसे पहले स्टूडियो कौन से गए थे तुम लोग? यार ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे कुछ मेमोरी याद है। हम लोग सुभाष स्टूडियोज गए थे, हम लोग ब्लू वेल गए थे, विनायक वाले स्टूडियो।
और प्राइम फोकस गए थे। तो लेकिन हम जहाँ जहाँ जा रहे थे ना, तो एवरीबडी वाज सो हैप्पी टू मीट द वॉइस ऑफ डोरेमोन, क्योंकि यहाँ पे ना सारे वॉइस आर्टिस्ट थे ऑलरेडी, पर डोरेमोन की वॉइस कौन है किसी को पता ही नहीं था। तो दे वर वेरी हैप्पी कि अरे अरे अरे। सो एवरीबडी वाज लाइक कि सोनल तुम दिल्ली में क्या कर रही हो, तुम्हें तो मुंबई में होना चाहिए। सब लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मुझे यहाँ पर। अब जब ये एक हफ्ता खत्म हो गया, हम लोग वापस आ गए, तो मेरी मम्मी ने कहा कि अभी आगे जाओ तुम मुंबई। मैंने बोला मुझे नहीं जाना। मम्मी कहती क्यों? मैंने कहा यार मैं खुश हूँ, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मुझे मतलब मेरे सारे दोस्त यहाँ है, मेरी फैमिली यहाँ है, मैं बचपन से एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, मुझे क्यों वहां जाके स्ट्रगल करना है, और मतलब क्या है, मुझे नहीं करना, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं, तेरी तो फील्ड वही है, यू शुड गो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे पापा, मैंने पापा को बोला, पापा कहते कि पापा तो पापा, बेटी के पापा। पापा ने कहा नहीं बेटा, यहीं रहो। वहां जाके बॉम्बे, एक तो बॉम्बे शहर, दिल्ली यूपी, वहां पे थोड़ा डर भी है ना लड़कियों के लिए। तो पापा ने कहा नहीं नहीं बेटा यहीं रहो। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे मन में था कि ना मना कर दो सब लोग। तो भाई ने बोला जो तेरा मन कर रहा है वो कर। तो ऐसे ये चीज हो गई कि ना मतलब बहुत कंफ्यूज थी मैं। फिर एक दिन रुपिका दीदी घर पे आई, मेरी मम्मी को बोला कि नहीं आंटी वहां पे सब लोग बोल रहे हैं कि सोनल तुम्हें बॉम्बे आना चाहिए, तुम वहां क्या कर रही हो, ये वो। सो शी वाज वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट कन्विंसिंग पर्सन इन द फैमिली कि नहीं नहीं इसे आना ही चाहिए, और ये वो, आंटी मैं ख्याल रखूंगी इसका, आप टेंशन मत लो, ये वो। तो ये सोच के मैंने कहा चलो 1 साल मैं बॉम्बे जाऊंगी, सही रहा तो ठीक है, नहीं सही रहा तो ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगी 1 साल के बाद। तो मैं 2013 में अक्टूबर या नवंबर में हम तीनों साथ में ही शिफ्ट हुए थे। रुपिका, उपलक्ष और तुम? हाँ। अच्छा। हम तीनों साथ में शिफ्ट हुए थे, और बस वो 1 साल सोचा था मैंने कि मैं 1 साल के लिए मुंबई जा रही हूँ, पर मैं वहीं पर टिक गई। क्या बात है, मुंबई ने तुम्हें अपना बना लिया। सही है। तो मुंबई जब आई थी तुम, तो शुरुआत के दिन कैसे रहे? शुरुआत के दिन इन टर्म्स ऑफ वर्क और इन टर्म्स ऑफ अदर देन वर्क, मतलब यहाँ पर आना, यहाँ की लाइफ कैसी थी? अकेला, आजादी, दोस्तों के साथ रह रही हो? देखो मैं ना आजादी के लिए आई ही नहीं थी, तो दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर। मुझे ना काम करने की इतनी आदत हो गई थी दैट मुझे घर में बैठना ही नहीं था। और मैं ऐसी थी नहीं कि मुझे पार्टी में जाना है या मुझे दोस्तों के साथ ये वो, मैं यहाँ पे काम करने आई थी, तो मुझे काम करना था। बट इट वाज नॉट दैट इजी, ऑल्दो आई हैड द एक्सपीरियंस, मतलब आई वाज नॉट अ न्यू कमर, मुझे डबिंग आती थी, मतलब एक बार मैं माइक पे बैठ गई, मुझे पता है कि मैं आई विल रॉक इट। एक और चीज हुई थी कि बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले ही मेरे पास डबिंग प्रोजेक्ट था। अच्छा, मुंबई का? मुझे समीर शेख सर जो है ब्लू वेल एंटरटेनमेंट, जब हम लोग यहाँ पे थे, हमने एक हफ्ते के लिए हम लोग गए स्टूडियोज, तो उन्होंने कहा कि जाओ माइक पे कुछ करके दिखाओ। मुझे भी बोला, उपलक्ष को भी बोला, तो हम दोनों को उन्होंने देखा और उन्होंने देखा कि हाँ इन्हें काम तो आता है। हम लोग वापस जब दिल्ली चले गए तो उनका हम दोनों के पास कॉल आया और उन्होंने कहा हमने तुम्हें कास्ट कर दिया है और नवंबर में सीरीज शुरू हो रही है, तुम लोग आ जाओ। तो जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हमारे पास काम था। क्या बात, कौन सी सीरीज थी वो? पैकमैन एनिमेशन। एनिमेशन, हाँ पैकमैन। खुशबू डायरेक्टर थी इसमें, खुशबू प्रेमी। तो काम था, लेकिन अब वो ऐसा है कि हफ्ते में 5 एपिसोड करने हैं, तो बस एक बार गए 2-2.5 घंटे में 5 एपिसोड हो गए, बाकी टाइम पे क्या करूं? तो लोगों को कॉल किया, ऑडिशंस देने जाती थी, बट ऑफ कोर्स वो कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, लोगों के दिलों में घुसने में टाइम लगता है, लोगों के दिमाग में घुसने में टाइम लगता है जब आप नए होते हो मुंबई में, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में। तो मैंने क्या किया, मैं जब मुंबई आई थी ना, मुझे एटीएम कार्ड भी यूज करना नहीं आता था। मैं इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थी, और मतलब पैसे पापा देते थे और वो हम जरूरत ही नहीं होती थी खैर पैसों की, तो ट्रैवल वगैरह के लिए ही यूज करते थे। तो मैंने सीखा एटीएम कार्ड कैसे यूज करते हैं, पैसे निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। मैंने एक 20,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। वो भी मतलब ताकि मैं स्क्रिप्ट्स लिख सकूं। तो मैं दिल्ली से तो ऑफ कोर्स तब भी कनेक्टेड थी। तुमने यहाँ भी सोचा कि कुछ स्क्रिप्ट का भी काम मिले तो मैं बिजी रहूंगी ना, काम करने आई हूँ भाई, काम करूंगी।
तो मैं घर पे बैठ के क्या करूं, मैं स्क्रिप्ट्स लिखती थी। तो मैंने वो 20,000 रुपए का, मुझे आज भी याद है, मैंने गई एक शॉप पे और मैंने उसको बोला कि मुझे बस ये काम के लिए लैपटॉप चाहिए, ज्यादा मुझे खर्चा नहीं करना है। तो मैंने पहली बार पापा से पैसे मांगे थे कि पापा जरा अकाउंट में पैसे डाल दो, तो मुझे लैपटॉप खरीदना है। तो वो करके मैं वो करती थी। उसमें भी ना पता ये नहीं था, मोटिव ये नहीं था कि इससे पैसे आएंगे, मोटिव ये था कि मुझे काम करना है। एक ना हम लोगों की लाइफ में एक टाइम होता है जब हमारे पास सबसे ज्यादा कैलिबर होता है कि हम काम कर सकते हैं। वो टाइम पे सबसे ज्यादा काम कर लेना चाहिए ताकि आगे जाके ना फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सको। बिल्कुल सही बोला तुमने। तो मैं वो स्क्रिप्ट्स लिखती थी, फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया। उसमें अभी आई थिंक 3-4 महीने तो आराम से लगे, बट विद इन 1 ईयर मैं इतनी बिजी रहने लग गई कि मैं सुबह 10 बजे निकलती थी, खाने पीने का कोई होश नहीं, और जाती थी और रात के 10-10 बजे मैं घर आती थी रिकॉर्डिंग करके। हाँ, बैक टू बैक। ऐसा भी टाइम था कि मतलब लोग मुझे कॉल करते थे, सोनल टाइम चाहिए, तो मैं कहती थी अगला 1 हफ्ता बुक्ड है, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर भी ना मैं मतलब कैसे ना कैसे, क्योंकि रिलेशंस इतने अच्छे थे, तो वो कहते थे नहीं सोनल कैसे भी मैनेज कर। तो मैं लेट नाइट कैसे ये वो, मतलब मुझे याद है मैंने सुबह 4 बजे तक भी रिकॉर्डिंग की है। क्या बात, मैं वही पूछने वाला था, सबसे लंबा स्ट्रेच क्या रहा पर डे, मतलब एक दिन में कब शुरू करके कब खत्म किया? 4 बजे खत्म किया, और सुबह कब शुरू किया था? 9 बजे शायद, बैक टू बैक। तो मतलब कितने घंटे हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, यानी 19 घंटे। 19 घंटे लगातार डबिंग की है। यस। तो देखो दोस्तों, तुम लोग देख रहे हो ना सोनल कौशल द मोटर माउथ शो, तुम लोग बहुत सारी चीजें देखते हो, लेकिन उसके पीछे 19 घंटे की डबिंग, वो मेहनत। हाँ, और वो प्रेशर में नहीं, खुशी से। I wanted to do it. I could do it because I wanted to do it. And I always believe you should make hay while the sun shines. Sun was shining at that time for me. And I was making hay. Correct. तो ये तो है। और अभी इसी पे मैं आज ही एक सदगुरु का कोट पढ़ रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कुछ नहीं होता है ना? वंस यू एंजॉय दैट वर्क, द बैलेंस विल ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा। यस, है ना? इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। वंस यू एंजॉय व्हाट यू आर वर्किंग, बैलेंस विल हैपन। मैं आपको एक बात बोलूं, वी ऑलवेज डू समथिंग दैट वी वांट टू डू। करेक्ट। ठीक है, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ बिकॉज मैं आना चाहती हूँ, अगर मैं नहीं आना चाहती होती ना तो मैं आपको बोलती थी यार टाइम नहीं है यार अभी ना थोड़ा बिजी चल रही हूँ। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ। सो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, you will create that balance and you will do it. Correct. If you don't want to do something, you will create excuses. कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, यार टाइम नहीं है, यार बिजी हूँ, यार अभी नहीं, ये वो। या हम उन सिचुएशंस का वेट करते हैं कि वो सिचुएशन हमारे फेवर में हो तब हम वो करें, लेकिन एक्चुअली आप वो नहीं करना चाह रहे हो उस वक्त में। Yes. तो डोरेमोन तुम्हारा इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है, पूरी दुनिया, लोगों का बचपन इससे जुड़ा हुआ है, सब लोग तुम्हारी वॉइस से जुड़े हैं। तुम्हारे लिए अदर देन डोरेमोन कोई ऐसा कैरेक्टर जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब रहा हो और जिसे तुमने सबसे ज्यादा एंजॉय किया हो करना? अब आपने अदर देन डोरेमोन बोल दिया तो वैसे तो मैं डोरेमोन ही बोलती, वो मेरा बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। बट अदर देन दैट छोटा भीम हैज टू बी वन ऑफ देम, बिकॉज छोटा भीम को भी मुझे बहुत टाइम हो गया। 2014 में मैंने स्टार्ट किया था, 25 में अभी हम हैं, तो 11 साल हो चुके हैं छोटा भीम को भी करते हुए। छोटा भीम अभी तक कर रही हो ना तुम? अभी तक कर रही हूँ। क्या बात है यार। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो छोटा भीम तुमसे पहले वत्सल करता था? मुझसे पहले एक्चुअली काफी लोगों ने किया है। आई थिंक शुरुआत वत्सल ने की है, परिग्ना ने, मुझसे पहले परिग्ना करती थी। अच्छा। पूजा ने भी डब किया है कुछ टाइम के लिए। नाइस। हाँ, काफी लोगों ने किया है छोटा भीम। तो पूजा का तुमने नाम लिया, तो अभी रिसेंटली तुमने एक फिल्म की है, हाँ, नारुतो। हाँ। उसके बारे में बात करते हैं जरा। दोस्तों, आप लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है, लोगों ने सवाल भी पूछा है इससे रिलेटेड। पूछा है क्या? हाँ। तो अभी तुमने रिसेंटली नारुतो मूवी डब की? हाँ, मैंने की थी। हाँ, की थी। हाँ, उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। कि वो ऑडिशन हुआ था आपका, जबकि वो करती पूजा है। हाँ, उस कैरेक्टर को। सो मेरे पास फोन आया था कि ऐसे आप एक ऑडिशन के लिए आ सकते हो, नारुतो का ऑडिशन है। तो मैंने कहा नारुतो तो पूजा डब करती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन
client is looking for a new voice. तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ और ये वो करके. देन आई कॉन्टेक्टेड पूजा. तो मैंने पूजा को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे है. तो शी सेड कि हाँ मेरी बात हुई थी पर ऐसा वैसा, बट ठीक है यू कैन गो अहेड एंड गिव द ऑडिशन. बिकॉज आई फेल्ट एज एन आर्टिस्ट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतने सालों से अगर पूजा एक आर्टिस्ट है और वो डब कर रही है एक कैरेक्टर को, तो सडनली ऐसा क्या हुआ है. क्योंकि मैं भी उस स्पेस में रह चुकी हूँ कि जब आपके दिल से करीब एक बहुत एक कैरेक्टर है जिसे आप आवाज दे रहे हैं इतने वक्त हाँ, और आपको जब रिप्लेस किया जाता है तो कैसा फील होता है. बट एनीवे दिस वाज जस्ट अ वन ऑफ मूवीज. तो मैंने बोला कि यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मेरे पास मैसेज आया है. तो शी सेड कि हाँ कोई बात नहीं, यू कैन गो अहेड एंड गिव द ऑडिशन. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, इट वाज अप्रूव्ड एंड देन आई डिड द फिल्म, आई रिकॉर्डेड द फिल्म. उसका ट्रेलर आया. अब जब ट्रेलर आया तो उसमें फैंस को मेरी आवाज अच्छी नहीं लगी. अच्छा. नारुतो पे. ओके. मुझे खुद नहीं अच्छी लग रही थी क्योंकि यार मैं नारुतो में डब कर चुकी हूँ एक कैरेक्टर को जिसका नाम था शायद इशिमारू. ओके. हाँ मैं उस कैरेक्टर को डब कर चुकी हूँ. सॉरी इफ आई एम रॉन्ग विद द नेम. तो मैंने भी नारुतो की आवाज सुनी है डब करते करते, और पूजा हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब. और नारुतो की आवाज में ना एक वो कर्कश है थोड़ी आवाज ऐसे वाली, ठीक है. और मेरे लिए वो वॉइस करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आई हैव अ स्वीट टोन. तो जब मैं डब भी कर रही थी मैंने बोला सर मतलब ये तो नारुतो जैसा साउंड नहीं कर रहा है और शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगी वैसे. तो उन्होंने कहा नहीं सोनल, इसमें नारुतो छोटा है, सो उसमें हमें वैसी आवाज चाहिए भी नहीं. हाँ इस फिल्म में छोटा है. वो फिल्म आई थिंक बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी है वो फिल्म शायद. बट इन्होंने थिएट्रिकल रिलीज की हो? अब की है, 10-15-20 साल पुरानी है. हाँ. तो उन्होंने कहा कि नहीं कर लो. मैंने कहा ठीक है, मैंने कर दी. अब जब वो ट्रेलर आया तो लोगों को नहीं पसंद आई आवाज. तो देन वन डे आई गॉट अ मैसेज कि वो फिल्म हम पूजा से डब करवा रहे हैं. तो मैं आपको दिखाऊंगी. मैंने मैसेज में लिखा सर वेरी नाइस डेफिनेटली. एंड फिर पूजा का भी मेरे पास मैसेज आया कि डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड. तो मैंने बोला यस, एंड मैंने उसको भी ये लिखा कि जिसका काम उसी को साजे. एंड आई वाज सो हैप्पी दैट आई वाज रिप्लेस्ड. यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फैंस ने कहा है कि वी डोंट लाइक दिस वॉइस एंड दे आर कमिंग बैक टू द ओरिजिनल वॉइस, द प्रोड्यूसर्स. एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव बीन इन दैट प्लेस एंड आई नो कि जब आपको रिप्लेस किया जाता है फैंस बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि नहीं वापस लाओ, बट अगर वो चीज नहीं होती है तो भी बहुत बुरा लगता है यार. सो आई फील पूजा को भी बहुत बुरा लगा ही होगा जब ये चीज हुई होगी. बट आई वाज ग्लैड दैट शी वाज बैक. तो मेरे को भी काफी ये सुन के काफी अच्छा लगा कि जो ऑडियंस है जिनके लिए पूरा कंटेंट बन रहा है ना, जिनकी पसंद नापसंद को कंसिडर किया गया. हाँ. थिएट्रिकल रिलीज में. बट टीवी में ऐसा हो रहा है क्या? टीवी में चीजें ऐसी मेंटेन करते हैं? टीवी का मतलब जो ब्रॉडकास्ट में हमारा कंटेंट जा रहा है, सीरीज में जा रहा है या ओटीटी में जा रहा है, उसमें फैंस की बातें कंसिडर की जाती हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता. अगर कंसिडर की जाती होती तो मैं आज शायद डोरेमोन अपने प्यारे कैरेक्टर को डब कर रही होती. हाँ. तो वो भी एक थोड़ा सा सैड पार्ट है. और क्या कहते हैं, मेरे को क्या लगता है ना, इन सब के पीछे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इन सब के पीछे है बिजनेस, पैसा. क्योंकि टीवी में कुछ भी आएगा ना बच्चे को देखना ही देखना है, उसकी चॉइस नहीं है. तो चैनल चेंज कर देगा, और चैनल चेंज नहीं करेगा तो वो कंटेंट ऐसा है कि उससे हुक रहेगा, वो स्टोरी से. वॉइस थोड़ा सा चेंज हो गई चलेगा. लेकिन यहाँ पर फिल्म की बात थी, लोग जाएंगे थिएटर में देखने के लिए, ड्राइविंग फोर्स चाहिए. और मेन नारुतो की वॉइस उन्होंने चेंज कर दी तो उनको खतरा लग गया. अगेन पैसा है ना, उन्होंने लगा कलेक्शन में इसका असर पड़ सकता है. हाँ. बट जो चीज़ हुई वो अच्छी हुई कि उस कैरेक्टर को पूजा ने किया था तो दोबारा पूजा ही नहीं किया,
और मेरे को ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगती है, हमारे यहाँ अक्सर होता है ऐसा कि हमारे वॉइस आर्टिस्ट अगर किसी और का कैरेक्टर है, उनको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है तो फ़ोन करके बोलते हैं, भाई तू कर रहा है कैरेक्टर, मेरे को क्यों बुला रहे हैं ऑडिशन के लिए? ये वो हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ, यार ये हम लोगों हमारे की, यहाँ बिल्कुल, है, बिल्कुल। जो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो और ये बहुत- हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है दैट द ओरिजिनल आर्टिस्ट वाज कॉल्ड बैक फैंस के बोलने पे। करेक्ट। और अच्छी हुई कि मेकर्स को या जो प्रमोटर्स हैं या जो क्लाइंट हैं उनको भी ये बात समझ में आई, ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ सोनल, अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, लाइव एक्शन जो आई थी, हाँ उसमें एस्ट्रिड तुमने किया है। Yes. काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो। यस कैसा Yes. रहा उसको करने का एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया। आराधना फिल्म्स में मैंने वो मूवी डब की है, समीर सर वाज द डायरेक्टर एंड मैंने ना हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जो एनिमेटेड वर्जन है आपने उसमें डब किया हुआ है ना, है ना? मैंने पार्ट 1 नहीं किया, 2 और 3 किया, और एनिमेशन जो सीरीज है पूरी कार्टून नेटवर्क की वो पूरी मैंने की। अच्छा पिकअप कैरेक्टर। ओके। तुमने कौन सा किया था उसमें पहले? नहीं मैंने उसमें किया नहीं अच्छा। है, बट मैं बोल रही थी कि मैंने ना वो देखा ही नहीं था। अच्छा, देखा ही, तुम्हें कॉन्सेप्ट मतलब स्टोरी नहीं पता थी? स्टोरी नहीं पता थी, बट ऑफ कोर्स जैसे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन नाम समझ के तो नाम देख के तो समझ आ ही जाता है कि क्या ही होगी स्टोरी। बट when I was dubbing for that character I could see the strong girl and the fierce। तो मुझे बोला भी गया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड आवाज, क्योंकि मेरी आवाज ना काफी सॉफ्ट है, सो इसलिए मुझे कैरेक्टर्स भी थोड़े सॉफ्ट मिलते हैं, थोड़ी ऐसे शर्मीली लड़की या प्यारी लड़की या क्यूट लड़की वैसे। तो दिस वन वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी, तो मुझे बोला गया था कि आवाज में थोड़ा सा वैसे रखना, तो वो सब करके मैंने डब किया एंड इट वाज फन। तो तुम्हें कितना मजा मुश्किल होता है कोई ऐसे कैरेक्टर करना, क्योंकि तुम रियल लाइफ में भी बड़ी स्वीट सी काम सी हाँ। पर्सनैलिटी है तुम्हारी, लेकिन जब एक्टिंग करनी होती है ऐसे कैरेक्टर की तो तुम्हें चेंज करना पड़ता है, यू आर इजीली यू गेट इनटू द कैरेक्टर? मुझे मजा आता है। ओके। हाँ, क्योंकि ना यार अपने जैसे ही कैरेक्टर्स करना इज इजी, बट अगर कुछ डिफरेंट करना हो तभी तो वो चैलेंजिंग है, तभी तो मजा आता है, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ अपने जैसे ही करते करते। तो जब कोई ऐसा कैरेक्टर आता है ना तब आता है मजा। माय लेडी जेन भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। हाँ, बट मुझे वो काफी अपने जैसी लगती अपने जैसी लगी थी। हाँ हाँ स्वीट भी थी वो, बट एट द सेम टाइम रेबलियस भी थी। हाँ हाँ। तो मैं भी ऐसी हो गई हूँ ना अभी थोड़ी सी। हाँ, हो गई हो। दुनिया ने बना दिया। तुम्हारी पर्सनालिटी में जो बदलाव आया है वो कैसे आया? शादी के बाद आया, मम्मी बनने के बाद आया, या मोटर माउथ यूट्यूब चैनल जो तुम्हारा इतना वायरल हो गया उसके बाद आया? यार देखो, मोटर माउथ जो वायरल हो गया वो तो कपिल शर्मा शो के बाद हुआ, कपिल शर्मा शो के बाद हुआ। पर उसकी वजह से नहीं, मतलब मैं स्ट्रांग बन गई वैसा नहीं है। ओके। उसकी वजह से तो लोगों ने Confidence। बहुत पहचाना, कॉन्फिडेंस मिला, फेम मिला, प्यार मिला, तो मिला। उससे आप थोड़ा सा आपको एक उससे मैं नहीं मतलब उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता है। अच्छा लगा, और मतलब इट मेड मी अ लॉट मोर हम्बल आई फील। पर जो स्ट्रांग जो आप बोल रहे हो ना कि मैं जो स्ट्रांग हो गई, आई थिंक इट हैपेंड आफ्टर मैरिज ओनली। क्योंकि यार देखो, शादी होने के बाद ना एक तो आपको राइट लाइफ पार्टनर मिलना बहुत जरूरी है। मैं बोलने वाला था, शादी होने के बाद एक तो आपको पति को कंट्रोल करना होता है, तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो भी सीखा है मैंने। हाँ हाँ अरे हाँ। इतना प्यारा लड़का है थैंक्स, तुम्हारा हस्बैंड। थैंक यू। उसको नहीं, ऐसे- बट देखो, हर बीवी का ये कर्तव्य है, हाँ, फर्ज है हाँ, कि अपने पति को सही दिशा में रखे। सही दिशा में रखे। अच्छा, हाँ, माफ control करना, मैं थोड़ा सा करके रखे। भटक जाता हूँ इधर उधर। नहीं, उत्कर्ष इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी स्वीट। वेरी स्वीट, बहुत अच्छा। And- मैं पूछने वाला था सवाल तुमसे। हाँ, वो तुम बोलो कि हाँ, शादी के बारे में तुम कुछ बोल रही थी। हाँ, शादी के बारे में मैं ये बोल रही थी यार कि शादी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने काम को लेके, उत्कर्ष भी बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, पर जब यू नो हाउ शादी के बाद का 1 साल जो होता है ना, वो बहुत टेस्टिंग पीरियड होता है। और मैं और उत्कर्ष तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, हमारी अरेंज मैरिज थी। तो 1 साल ना बहुत ज्यादा प्यार भी होता है और बहुत ज्यादा झगड़े भी होते हैं। तो वो जो टर्मोइल भी था हमारे बीच में भी झगड़े हुए हैं, तो प्यार भी बहुत है। तो लेकिन ना वो कैसे संभालना है खुद को और क्या ये वो, तो मेरा जो गुस्सा भी है ना वो शादी के बाद ही निकला है, या वो सारी चीजें। तो मैंने भी खुद को शादी के बाद जाना है काफी हद तक, बिल्कुल सही, काफी हद तक। शादी के बाद या एक लाइफ में एक पार्टनर आ जाता है, आपकी आधी लाइफ उसकी हो जाती है, दूसरे की आधी पर्सनैलिटी आपकी हो जाती है। तो जो तुम झकझोर
दिया तुमको उसने, है ना? जीवन में ऐसा होता है, ये लाइफ, हाँ डेफिनेटली एक स्टेज में आता है। एक आप एक लेवल ऊपर बढ़ते हो एंड देन लाइफ पूरी चेंज हो जाती है. सडनली यू आर लिविंग फॉर समबडी. सडनली मैं जो एक लड़की में जो सुबह काम पे निकलती थी, रात को कभी भी आ रही हूँ, मुझे मन करता था कि मैं जल्दी पहुंचूं और मैं पति के साथ टाइम स्पेंड करूं. उनका भी ऐसे ही होता था, वो जल्दी घर आ जाते थे. हम दोनों, अब मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि जब दो पैशनेट लोग एक रिश्ते में आते हैं ना, तो सही लाइफ पार्टनर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ सही नहीं चल रही तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ एकदम हिल जाती है. आपका मन नहीं लगता काम में. और सेम आई थिंक अगर प्रोफेशनल लाइफ हिली हुई है तो आपकी पर्सनल लाइफ भी हिल जाएगी. तो ये इन दोनों में काफी बैलेंस होना बहुत जरूरी है. तो अभी हम दोनों ने भी वो सीख लिया है. एंड माँ बनने के बाद तो और ज्यादा आई फील, पहले ना मैं किसी को गुस्सा नहीं कर पाती थी या किसी को ऐसे स्ट्रांगली इफ आई फील कि आपने एक चीज गलत की है तो मैं पहले बोल नहीं पाती थी. अब मैं बोल पाती हूँ. एंड आई थिंक माँ बनने के बाद हुआ है वो. माँ बनने के बाद मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गई हूँ. अच्छा. हाँ, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई बट नाउ आई एम वेरी बॉसी. पता नहीं कैसे यार. ऐसे आपने सुना है कि जब जैसे एक जो डॉग के अगर बच्चे होते हैं तो मेरी दादी ऐसे बोलती थी कि अरे ओदे कोल ना जा, ओदे कोल ना जा, वो कटखन्नी हो गई है. पंजाबी में बोलती थी वो कि मतलब वो उसके बच्चे हुए हैं कटखन्नी, मतलब वो काट लेगी. तो मुझे ऐसा लगता है मैं माँ बनने के बाद थोड़ी सी वैसी हो गई हूँ कि नाउ आई हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव फॉर समबडी. और उसका असर हर डायमेंशन में दिखता है, मे बी, है ना? तो मैं ये सवाल पूछने वाला था कि शादी होने के बाद उत्कर्ष ने तुम्हारी लाइफ कैसे बदली? यार बहुत बदली. मेरी ना मम्मी का ये थॉट था कि कोई ऐसा लड़का होना चाहिए. सोनल के लिए हम जब वो ढूंढ रहे थे तो उनका ये थॉट था कि कोई ऐसा लड़का होना चाहिए जो इंडस्ट्री से ही हो ताकि वो सोनल के काम को समझे. तो मैं मम्मी को बड़े उसमें कहती थी कि मम्मी ऐसे नहीं होता, आपको नहीं पता, जो मतलब जिसको समझना होता है ना वो समझ लेता है. जरूरी थोड़ी है इंडस्ट्री का ही हो. कोई भी होगा तो अगर जिसको समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा. बट आफ्टर द मैरिज आई रियलाइज दैट शी वाज सो राइट. क्योंकि उत्कर्ष मेरे काम को बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं उनके काम को अच्छे से समझती हूँ. क्योंकि हमारा कोई टाइम नहीं होता, कभी भी हमें काम करना होता है. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मेरा लेबर पेन शुरू हो गया था रात को 1 बजे. ठीक है. और मैं ना जब मेरी डेट पास आ गई थी तो मैं घर से काम करके भेज रही थी. तो मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ऑडियो मैजिक में. एक का नाम था फायर फोर्स और एक और था. ये 2 एनिमे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे एंड दे वर वेरी स्वीट एंड उन्होंने मुझे घर पे भेजते थे. घर पे मेरा एक छोटा सा सेटअप है प्रॉपर. तो मेरा रात को 1 बजे लेबर पेन शुरू हो गया एंड मुझे नहीं पता था कि ये लेबर पेन ही है, बट आई थॉट कि ये लेबर पेन है. मैं उठी, मेरे पास 4 एपिसोड आके रखे हुए थे. मैंने किसी को उठाया नहीं घर पे, मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे डिलीवरी के लिए. मैं उठी, मैं फटाफट गई स्टूडियो रूम में, मैंने जल्दी से रिकॉर्डिंग की और मैंने 3 बजे उत्कर्ष को उठाया. मैंने कहा यार सो ऐसा होता है कि वाटर ब्रेक होता है एंड दैट इज द टाइम दैट यू नो कि नाउ यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल. मैंने उत्कर्ष को उठाया कि ऐसा ऐसा हो गया, नाउ आई थिंक इट इज टाइम वी शुड गो. तो फिर हमने डॉक्टर को फोन किया और फिर हम लोग हॉस्पिटल गए. पर वो करने से पहले मैंने रिकॉर्डिंग की है. भाई देख रहे हो तुम कितनी पैशनेट है ये लड़की. बट आई फील यार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना दिल में बहुत हाँ, तुमने सोचा है. ना अभी कुछ अगर डिलीवरी होती है तो कुछ समय तक हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या हो सकता है और समय तक नहीं कर पाऊंगी. तो तुमने सोचा जो मेरे हाथ में कम से कम वो तो वो डिलीवर मैं कर दूं. मैं बेबी डिलीवरी से पहले मैं एपिसोड डिलीवरी दे दूं ताकि यार वो लोग ना अटक जाए मेरी वजह से. क्या बात है. तो वो चीज मैंने की. बट या उत्कर्ष ने मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज की. ही अंडरस्टैंड्स, ही नोज एंड ही हैज टॉट मी अ लॉट. क्या सिखाया? जैसे कि सो ही इज इनटू प्रोडक्शन, ही वर्क्स फॉर SLP प्रोडक्शन, संजय लीला भंसाली प्रोडक्शंस. एंड जब हमारी शादी हुई थी ही वाज वर्किंग फॉर TV Peninsula Pictures. He was doing a show called Aladdin, Hero. एक और शो वो कर रहे थे, हनुमान जी का एक शो था वो कर रहे थे. तो उन्होंने मुझे सिखाया कि एक आर्टिस्ट को कैसे रहना चाहिए, एक आर्टिस्ट को अपनी वैल्यू कैसे बनानी चाहिए.
So all these years I was just working, not bothered about money. कई बार तो मैं पूछती भी नहीं थी मेरा पैसा तो दे दो, इतना शायद टाइम ही नहीं होता था. But he has taught me कि नहीं, you should learn to value yourself. आपको अपना वर्थ पता होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. ऐसे कैसे आप 10 साल पहले जिस रेट पे काम कर रहे थे आज भी वैसे ही काम कर रहे हो. तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं मैंने कभी. मैं तो बस काम करती जा रही हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं, अपनी वर्थ बनानी बहुत जरूरी है, ना बोलना भी जरूरी है कभी कभी. करेक्ट. और सबसे पहले वो सही बोला उत्कर्ष ने कि सबसे पहले हमको अपनी नजरों में अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी. हाँ. हमें अपने दिन का, घंटे का, या अपने एक मिनट का या प्रोजेक्ट का अपने नजरों में आपको रेट तय करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर फ्रीलांसर्स. हमको प्रोजेक्ट बेसिस पे पैसे मिलते हैं, सैलरी तो मिलती नहीं है. तो बिल्कुल सही बोला. और पर्सनल ब्रांडिंग में जैसे मुझे ऐसा लगता है, आई होप आप लोग भी सब एग्री करते होंगे कि इंडिया में अगर किसी वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी बहुत अच्छे से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की है या कोई ब्रांड बना है इंडिया में, तो वो सोनल कौशल बनी. ये मैंने तुमसे पहले भी कहा था. हाँ. क्योंकि इंडिया में अब अपने आप को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट और किसी ने नहीं किया अभी. किसी ने नहीं किया. और उसको वो लोगों के दिलों तक पहुंचा है, लोगों को भी वो पता चल रहा है और वो भी उतना ही अप्रिशिएट कर रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छा काम किया है, चीजें की हैं, बट लोगों को नहीं पता है. लोग उतना अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं चीजें वगैरह. बट तुमने बहुत अच्छे से इस चीज को मैनिफेस्ट कर दिया है लाइफ में. और ये थैंक यू. नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने तुमसे पहले भी कही थी ये बात. और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको वक्त के साथ बदलना है. फ्यूचर में सिर्फ 2 चीजें चलेंगी सोनल, एक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और एक AI. पता है सोनल कौशल को सोनल कौशल का मार्केट इतना है, या सोनल कौशल को लोग इतना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो सोनल को ही देखेंगे. अब सोनल कुछ भी करे, मेरे को सोनल देखनी है भाई, मैं उसके चैनल में जाऊं, क्योंकि यही है ना आजकल. मेरे को सोनल चाहिए ब्रांड के लिए, या उसके कंटेंट के लिए, या उसके व्लॉग के लिए, या उसके इंटरव्यूज के लिए. मेरे को सोनल चाहिए. तो सोनल तुमने वो बना दिया, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. और मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है. तुम दोनों ने जिस तरीके से द मोटर माउथ शो को या तुम सोनल कौशल को बनाया, बहुत अच्छा है. इसको ऐसे ही चलाते रहो, ऐसे ही करते रहो. मोटर माउथ शो के पीछे उत्कर्ष का बहुत बड़ा सपोर्ट है, पुश है. इनफैक्ट पता है, मैंने जो थैंक यू इतनी सारी आपने मेरी अप्रिसिएशन कर दी है, बहुत अच्छी बात है. और मैं सबको बोलता हूँ करना बहुत, और मैं आज बहुत पहले से बोलता हूँ ये चीजें. करना बहुत जरूरी है. मैं आपको पता है, मैं फेसबुक पे डाल देती थी ऐसे कोलाज बना के. मैंने जैसे एक शो किया था फातिमा गुल में, मैंने डब किया था, तो ऐसे कोलाज बना के डाल दिया कि इसमें इसकी वॉइस ये है, इसकी वॉइस ये है, इसकी वॉइस ये है. तो मैं ऐसे करती रहती थी. कभी ऐसे सोचा नहीं था कि आगे चल के ये होगा, सोचा भी नहीं था. बट आई थिंक इस चीज के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एक तो डोरेमोन को, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे लोगों ने पसंद किया, एंड देन दे वांटेड टू नो हु इज बिहाइंड द वॉइस. दूसरा कपिल शर्मा शो को. करेक्ट. उन्होंने मतलब दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. क्योंकि यूट्यूब चैनल तो मेरा उससे पहले से भी था, बट वो जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इट रीच्ड हाइट्स. एंड आपको पता है, मैंने जब व्लॉगिंग भी शुरू की थी अपने चैनल पे, उसके पीछे भी मम्मी का ही हाथ है. अच्छा. उस टाइम पे आई थिंक इंडिया में कुछ गिनती के व्लॉगर्स थे. मेरी मम्मी वाज द वन हु वाज लाइक तू व्लॉग्स कर, तू व्लॉग बना, तू ये कर, तू वो कर. तो बस वो चैनल अपने आप ही चलता गया, कर रही थी, डाल रही थी ये वो. योगेश रोकड़े मेरी वीडियोस एडिट करते थे. करेक्ट. तो अपने आप ही लोग जुड़ते गए, जो उन्होंने कहा मैम आप बनाओ, मैं आपको एडिट करके देता हूँ. हाँ, तो वही है ना, अपने आप होता गया. अच्छी एनर्जीज के साथ और अच्छी एनर्जीज जुड़ती हैं, और फिर वो आगे बढ़ती है चीजें, वो सिलसिला आगे बढ़ता है. अजय सरकार एक है ना, बंगाल में रहता है बच्चा. अच्छा. फॉलो करता है मेरे को, काफी इंटरेक्शन भी होता है. ओके. वो पूछना चाह रहा था कि आप आपके यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहोगे. और ये मैंने भी सोचा था कि मैं तुमसे पूछूंगा कि एक यंग सोनल को अभी की सोनल क्या एडवाइस देना चाहती है. यार आई फील अगर मैं अपनी 20 साल वाली सोनल से मिलूंगी ना, तो मैं उसको बोलूंगी अभी से स्ट्रांग बन जा. मैं ना पहले बहुत भोली भाली सी, स्वीट सी थी, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी. वो मैं अभी भी नहीं करना चाहती. नहीं, अब पहले, हाँ ठीक है, गुड, बोलो. नहीं पहले क्या होता है ना कि हम क्या कहते हैं, हम लोग, मेरे भी ऐसा नेचर है, मेरा तो अभी तक ऐसा नेचर, लेकिन 2025 में मैंने सोचा है कि मैं ना
सुन लेता था और मैं खुद हर्ट हो जाऊंगा, लेकिन सामने वाले को हर्ट नहीं करता था। हाँ, मेरा है ये बेसिक हाँ, है मेरा, हाँ। लेकिन अभी मैं फटने लगा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा है। फोड़ने लगा हूँ और मैं फोड़ूंगा, और अभी तो फोड़ना शुरू किया मैंने, लेकिन पता नहीं क्या होगा। बट हाँ, मतलब मेरे साथ भी ऐसा है कि आई डोंट स्टिल डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, बट नाउ आई नो इफ यू आर हर्टिंग मी दैट मीन्स यू नीड टू स्टॉप। Yeah. नाउ आई नो दैट कैसे किसी को रोकना है और कैसे किसी को बताना है कि दिस इज नॉट द वे यू शुड बी टॉकिंग टू मी और यू शुड बी डूइंग समथिंग व्हाटएवर। हाँ, करेक्ट। तो मैं अपनी 20 साल वाली लड़की से बोल दूंगी कि अभी से सीख ले ये चीज, स्ट्रॉन्ग बन जा। रेज स्टैमर करके कोई है, वो पूछा सोनल मैम से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा प्लीज कि डोरेमोन जैसे इनोसेंट कैरेक्टर से लेकर पावरपफ गर्ल्स जैसे एनर्जेटिक रोल तक सबकी आवाज दिया आपने, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि किसी कैरेक्टर ने आपके असली पर्सनैलिटी पर भी असर डाला है? यार अननोइंगली डेफिनेटली किसी ने डाला ही होगा, किसी ना किसी ने तो डाला ही होगा। डोरेमोन ने तो डाला ही होगा, क्योंकि देखो मैंने ना उसे 13 साल डब किया। 13 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, और डोरेमोन ना एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे हर दिन याद दिला ही देता है कोई ना कोई। कभी कोई मिल गया, या जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो डोरेमोन, तो मैं नीचे उतरी हूँ घर से और डोरेमोन दीदी तो मुझे रोज उस कैरेक्टर की याद दिलाई जाती है, या मैं खुद ही कभी याद कर लेती हूँ। तो आई थिंक उसने तो डाला ही होगा। और तुमने वो स्टार्ट भी तब किया था जब एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेज थी तुम्हारी लाइफ की, 13 साल। तो 13 से 15, 16, 17, 18 साल तक डब किया। तो डब करते करते कहानियां इतनी सुनी, कहानियां इतनी बोली, तो कहीं ना कहीं असर तो आया ही होगा। और यार उसने मुझे इतना प्यार दिलवाया ना बच्चों से, और बच्चों का प्यार सबसे ज्यादा जेन्युइन होता है, वो दिल से आता है। आप सोचो, मुझे 7 साल हो गए छोड़े हुए, पर आज भी लोग मुझे उसी के लिए प्यार करते हैं, उसी के लिए याद करते हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। कोई सबसे अच्छा कोई इंसिडेंट फैन या बच्चे का, कुछ चीजें ऐसी कुछ याद है जो तुमको हमेशा याद रहता है? हाँ, मैं एक बार ना शोलापुर गई थी एक इवेंट में। अगेन ये बात है 16 या 17, 2016 या 17 की होगी। तो मैं शोलापुर गई थी, वहां पे ना छोटे छोटे बच्चे, उनकी थिएटर वर्कशॉप थी, उसका फिनाले था, उसका उनको सर्टिफिकेट्स देने थे। तो मेरे मम्मी पापा भी थे साथ में, और मैं स्टेज पे हूँ, मैं सर्टिफिकेट्स दे रही हूँ। तो उसमें इतने इतने बच्चों से लेके छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो एक छोटी सी बच्ची आई, उससे जस्ट पहले मैंने सारी वॉइसेस उनको करके दिखाई थी, तो एवरी किड वाज वेरी हैप्पी, एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। तो एक इतनी सी बच्ची आई स्टेज पे, और वो ना, मतलब वो वहां से चलती हुई जो आ रही है, तो वो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी ना, इतनी प्यारी नजरों से वो मुझे देख रही थी, जैसे कि हम अगर शाहरुख खान को देख लेंगे अपने सामने, शायद वैसे, या हम भगवान को देख लेंगे ना, वो ऐसे आ रही थी मेरे पास। तो जैसे ही वो आई, मैंने उसको ऐसे प्यार किया, तो उसने मुझे बोला, मैम कैन आई टच यू? मैंने कहा यार हे भगवान, मतलब सोचो। और वो इतना प्योर मोमेंट था ना कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं क्या कर दूं इस बच्चे के लिए। क्या बात है। तो वो जो छोटे वाले बच्चे होते हैं ना यार, उन्हें ऐसा लगता है कि यही है डोरेमोन। तो वो जिस तरह से प्यार देते हैं, मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकती कि वो उसका क्या मतलब है। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, तुमने डोरेमोन की वॉइस की, ऐसे बहुत सारे वॉइस है। डिज्नी का तो शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है कि दे डोंट रिवील वॉइस आर्टिस्ट बिहाइंड ऑल द आइकॉनिक कैरेक्टर्स, जितने भी उनके कैरेक्टर्स है, पता है ना तुम्हें, डिज्नी कभी नहीं दिखाता। डिज्नी का शुरू से रूल रहा है ये। अच्छा, पता नहीं ये रखेंगे नहीं रखेंगे, देख लेना। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ सोनल तुमको, जो तुमने इतनी अच्छी वॉइस दी है, बट जब तुम मिलती हो लोगों को, या लोग जब तुम्हारे इंटरेक्शन में आते हैं, तुम्हारे स्पेस में आते हैं, तुम्हारी एनर्जी से उनका इंटरेक्शन होता है, तुम्हारी एनर्जी इतनी प्योर है ना, तुम्हारे संस्कार इतने अच्छे हैं तुम्हारे पेरेंट्स के, जो तुम्हारे अंदर है, डीएनए में है, तुम्हारे जो कार्मिक मेंबर, वो इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है ना। इसीलिए ये प्यार हर दिन बढ़ रहा है, और ये और बढ़ते रहेगा। तो तुम्हारी वॉइस के साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी और जो तुम्हारे बड़ों का आशीर्वाद है, वो चीज फ्लरिश करता है, मुझे ऐसा लगता है। 100% मैं भी ये मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, पता है जब मैं मुंबई आई थी ना, मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरे यार आप हाउ आर यू सो काम, हाउ आर यू सो साइलेंट, क्योंकि कभी किसी ने कुछ बोल दिया, हर तरह की चीज होती है। मैंने भी वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं कि किसी ने डांट दिया या किसी ने कुछ बोल दिया या जो भी, तो ना चुप रह के सुन लिया, सह लिया। तो आप इतने शांत कैसे हो?
तो मैं कहती थी कि आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज आई हैव सीन देम इन सिचुएशंस लाइक दीज एंड आई हैव सीन देम वेरी काम. करेक्ट. तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. सुपर है यार. और अभी तुम बहुत ज्यादा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन सकती हो, लेकिन गुस्सा मत करना, सियारा को भी वैसी. नहीं, मैं गुस्सा नहीं करती यार. पर मैं सियारा को मैं डेफिनेटली अपनी बेटी को ये जरूर सिखाऊंगी कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर के रहा है, साथ चीजें बदल रही हैं तो उस हिसाब से पेरेंटिंग भी बदलती है. पेरेंटिंग भी बदलती है. और मेरी पेरेंटिंग में ये डिफरेंट रहेगा मेरे और मेरे पेरेंट्स की पेरेंटिंग में. मेरी पेरेंटिंग तो, हमारी पेरेंटिंग तो मेरे दादा दादी ने भी की है एक तरह से. वो भी संस्कार डालते थे. उन्होंने क्या संस्कार डाले थे पता है? गांधी जी वाले. कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना. लिटरली उन्होंने हमें ये, हाँ, उन्होंने हमें ये सिखाया है. बट आज वो टाइम है ही नहीं. मैं अपनी बेटी को ये चीज नहीं सिखा सकती, सिखाऊंगी भी नहीं. मैं उसे डेफिनेटली ये सिखाऊंगी कि अच्छे बन के रहो, अच्छे संस्कार हम उसे दे रहे हैं, पर गलत नहीं सहना. और कभी ऐसी पर्सनालिटी तो बनना ही मत कि लोगों को लगे कि हम इसके साथ कुछ भी कर लेंगे, ये चुपचाप सह लेगी. एब्सोल्युटली. बहुत बढ़िया सोनल. डोरेमोन जाग गया. एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं. शेखर 1489 बोलता है कि डोरेमोन को आपके अलावा बाकी और 4 और भी वॉइस आर्टिस्ट ने किया है. आपके अलावा कोई आपका उनमें से सबसे फेवरेट कौन है? वो इसके 4 वॉइस एक्टर में डब किया है, उनमें से आपका फेवरेट कौन है? मेघना रेंडे. हाँ. नाइस. एनजी अब है 335 पूछता है कि ये एंड्रॉइड 18 का रोल कैसे मिला आपको? ऑडिशन दिया था मैंने. एंड्रॉइड 18 भी मेरी वॉइस से काफी डिफरेंट है. तो अच्छा. एंड्रॉइड 18 अगर आपसे बात करेगी तो, हाय अमित, कैसे हो तुम? मुझे विचार एंड वाइब्स में इतना लेट क्यों बुलाया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? तो वो बहुत ऐसे बात करती है. तुमने डायलॉग मारा या मेरी बेइज्जती की है बताओ? एंड्रॉइड 18 ऐसी ही है. अच्छा, ऐसी है. उसका कैरेक्टर भी वो कैरेक्टर ऐसा है. ठीक है. वो मतलब बिल्कुल ब्लंट है. ठीक है. समझ गया दीदी. और मैंने ड्रैगन बॉल में और भी 3-4 कैरेक्टर्स किए हैं एक्चुअली. अच्छा. हाँ. मास्टर जेनो बहुत डोरेमोन जैसा, डोरेमोन की याद दिलाता है मुझे. उसकी शक्ल भी वैसी है ना? हाँ, थोड़ा. हाँ, गोल सा है, छोटा सा है. और वो बोलता भी थोड़ा ऐसे है, ओ गोकू. तो डोरेमोन थोड़ा ऐसे हाय अमित भैया. और मास्टर जेनो इज लाइक, हाय अमित भैया, कैसे हो, क्या कर रहे हो? अभी गोकू के साथ तुम्हें मिलवाऊंगा ना, नानी याद आ जाएगी. अच्छा, अभी तुम आवाज निकाल रहे थे, एक आवाज निकालो. डोरेमोन ना अमित, मैं थोड़ा सा आलसी हो गया हूँ आजकल. वो नहीं मैं. तो मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दो अमित को. हाँ. डोरेमोन कैसे बोलेगा कि यार ये सब चीजें मत कर, थोड़ा सा लाइफ में कुछ काम कर ले, इतना आलस मत दिखा. तो डोरेमोन, ओहो भैया, आप तो नोबिता जैसे बनते जा रहे हो. अब मुझे आपको कोई गैजेट देना पड़ेगा ना. लेकिन आपको गैजेट दूंगा तो फिर आप फिर से मेहनत नहीं करोगे. मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूँ, आप जल्दी उठा करो सुबह, क्योंकि मैंने भाभी से बात की थी, मुझे पता चल गया है कि आप लेट उठते हो. अगर टाइम से उठोगे तो सारी चीजें अच्छी होंगी. भाभी हो तुम? कैमरे के पीछे भाभी बैठी है. डोरेमोन ऐसे भैया भाभी रिश्ते में बात करता है? क्यों नहीं? अब यार जापानीज में नहीं करते वो लोग भाभी भैया आए थे. नहीं, डोरेमोन करता है ना. डोरेमोन वो तो हमारे हाथ में है ना, हम करवा लेंगे. ओके डोरेमोन, तुमने जो मेरे को सजेशन दिया है मैं उसको बिल्कुल फॉलो करूंगा. सुबह जल्दी उठूंगा. और मैं सोच रहा हूँ एक ऐसी घड़ी ले लूं डोरेमोन वाली, जो डोरेमोन सुबह बजेगा तो मेरे को ये तुम्हारा सजेशन हमेशा याद रहेगा. बिल्कुल. ठीक है. आपकी लाइफ में वैसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री आ चुकी हैं. हाँ. वो आपको लाइन पे ले आएंगी बहुत जल्दी. मेरे को भी ऐसी टेंशन मत लो. मेरे को भी ऐसी लग रहा है. हाँ, बीवियों का काम ही होता है पति को लाइन पे लाना. हाँ यार, सुधारना. इसलिए मेरे को ना थोड़ा सा, मेरे को पसंद है क्या, डिसिप्लिन्ड लाइफ पसंद है मुझे. लेकिन कुछ चीजें मेरे साथ ऐसी हो जाती है कि मैं डिसिप्लिन नहीं रहना चाहता. तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा स्टेट है. एनीमैट्रिक्स 2077 पूछते हैं कि क्या होम डबिंग पॉसिबल है सर एंड मैम? वो हम दोनों से पूछ रहा है, क्या होम डबिंग पॉसिबल है? क्यों नहीं, मैं तो करती हूँ. हाँ, तो इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ अगर हम बोलें तो
जो नए नए बच्चे आजकल दूसरे दूसरे शहरों में रहते हैं, वो बोलते हैं कि कोई ऑडिशन है तो बताइए, हम घर से करके दे देंगे, हमारे घर में सेटअप है, वो कितना पॉसिबल है? तुम्हें क्या यार लगता सो सी इसमें ये एक कैच है कि अगर कोई एक आर्टिस्ट है जिसे घर से डब करना है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप उन्हें प्रूव कैसे करोगे दैट यू आर बेटर देन द पीपल हु आर कमिंग टू द स्टूडियो एंड डूइंग द रिकॉर्डिंग? हाउ विल यू प्रूव दैट? मैं अगर घर से आज कर रही हूँ तो मैं उन लोगों को सालों से जानती हूँ, वो लोग मुझे सालों से जानते हैं, उन्हें पता है कि हाँ सोनल को हम ये एपिसोड भेज देंगे, वो हमें करके भेज देगी। लेकिन किसी नए इंसान पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करना कि हाँ हम इसे वीडियो भेजेंगे, वो वीडियो लीक नहीं होगा, वो थोड़ा मुश्किल है अगर तो हम उनकी तरफ से सोचें तो। टू बी प्रिसाइज, डबिंग घर से पॉसिबल नहीं है। डबिंग घर से तभी पॉसिबल है जब आप स्टूडियो में आपने हजारों घंटे बिताए हैं, हाँ ताकि क्लाइंट से आपका एक रिलेशन अच्छा बने, ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब वो देता है। और वो भी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको घर के लिए काम मिले, अदरवाइज आपको स्टूडियो ही जाना पड़ता है। तो टू बी प्रिसाइज, इन शॉर्ट, डबिंग घर से पॉसिबल नहीं है। नहीं। डबिंग कुछ रिकॉर्डिंग आप कर लो, वाइल्ड रिकॉर्डिंग कर लो, या यूट्यूब के कुछ चीजें होती हैं, लेकिन प्रोफेशनल डबिंग घर से पॉसिबल नहीं है। सोनल करती है क्योंकि सोनल लाखों घंटे, हजारों घंटे स्टूडियो में बिताए हैं, उसके बाद घर के लिए काम मिल रहा है। हाँ, और उसका भी एक और रीजन है कि आफ्टर आई बिकेम अ मॉम, तो आई रियलाइज कि यार मुझे अभी मैं अब 12-12 घंटे काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे बच्चे को भी टाइम देना है। सो देन आई स्पोक टू द प्रोड्यूसर्स एंड दे सेड नो नो डोंट वरी, आपके पास एक प्रॉपर सेटअप तो है ही, हम आपको भेज देंगे, आप घर से करके भेज दो। करेक्ट। तो समझ गया ना, बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो आप सबके लिए जवाब है। ठीक है। बीजीएम रिंगटोन्स, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट सोनल दी मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा सोनल दी को, जिन्होंने मेरा बचपन काफी शानदार और मजेदार बनाया। क्या बात तो है, ऐसे बहुत लोगों ने आपको थैंक यू बोला है सोनल, आपकी वॉइस के लिए। थैंक्स टू गॉड, भगवान जी को थैंक यू। और राहुल महतो ने भी बोला है कि पहले आप सबसे मोटर माउथ शो पे सवाल पूछती थी, आज आप आई हो विचार एंड वाइब्स में, आज आपसे सवाल पूछेंगे हमें हमारे अमित भैया। बट मेरा भी एक सवाल है, और राहुल महतो बोलता है जब रोल नंबर 21 टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था, तब आप दिल्ली में थी, तो आपने मधु के कैरेक्टर के लिए कैसे वॉइस दी थी? तो आई थिंक मधु को पहले कोई और डब करता था, मुझे नहीं पता कौन डब करते थे, पर आफ्टर आई केम टू मुंबई तो आई वाज ऑफर्ड दिस रोल, तब मैंने किया था। आई थिंक 2014 से मैंने स्टार्ट किया था। अदर देन डोरेमोन, व्हिच कैरेक्टर इज योर फेवरेट इन एनीमे? मैजिक कियाटो जी पूछते हैं। चिहिरो किसका है? फ्रॉम स्पिरिटेड अवे। अच्छा, जो मेन बच्ची है वो तुमने की है वो? अरे वाह, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ही है वो फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। मैंने तो पहले देख ली थी वो फिल्म जब उसको ऑस्कर मिला था ना, स्पिरिटेड अवे। अच्छी फिल्म है, वेरी नाइस। अच्छा, वो तुमने तुम्हारा फेवरेट है? हाँ, वेरी नाइस। एक पूछते हैं कि पार्थ सागरी 3289 पूछते हैं कि हाउ डू यू स्पीक ऑल वॉइसेस सो परफेक्ट एज पर द एनिमे कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो एज वेल एज कार्टून कैरेक्टर्स विद डिट्टो डबिंग? मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि सबको मैच कैसे करवा लेती हो तुम अपनी वॉइस, सब अलग अलग इतने कैरेक्टर्स को? जस्ट बी अ गुड कॉपीकैट, आई टेल माई सेल्फ, जस्ट बी अ गुड कॉपीकैट। नकलची बंदर बन जाओ डबिंग के लिए, है ना? हाँ, वो बहुत जरूरी है। और वॉइस को पकड़ना, मतलब वो जो उसका सुर है, अगर वो इस सुर पे बात करिए, इस सुर पे बात करिए, तो वो सुर पकड़ लो एंड देन इमोशंस कॉपी कर लो एंड डन। नेचुरल डबिंग कैसे करते हैं? आदित्य चंदेल पूछते हैं कि लव योर वर्क एंड मैम से पूछिएगा कि नेचुरल डबिंग कैसे करते हैं? आपको पता है आज से 12 साल पहले मेरा भी ये सवाल था। हाँ। क्योंकि मैंने इतना ज्यादा कार्टून कर लिया था ना, डोरेमोन, शिनचैन, सोनिक एक्स, ओजारुमारू, ये बहुत सारे कार्टून्स थे हंगामा के, ये सब मैंने कर लिए थे, और मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि मैं सिर्फ एनिमेशन को डब कर सकती हूँ, मैं एक ह्यूमन कैरेक्टर को डब नहीं कर सकती। तो मुझे जब मैं मुंबई आई और मुझे प्राइम फोकस में ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, तो मैंने बोला नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती। मुझे बुलाया गया था एक बर्फी फिल्म के लिए, इलियाना डिक्रूज। अच्छा, हाँ, इंग्लिश। इलियाना डिक्रूज थी ना उसमें, आई डोंट रिमेम्बर, शायद वही थी, है ना? इलियाना डिक्रूज की वॉइस के लिए बुलाया था, हिंदी टू इंग्लिश, साउथ अफ्रीका में वो रिलीज करने वाले थे। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा मैं तो ये नहीं कर सकती। तो वहां पे जो डायरेक्टर थे राहुल सर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों नहीं कर सकती? तो मैंने कहा सर मैं तो सिर्फ एनिमेशन ही कर सकती हूँ, ये तो मुझसे नहीं होगा, मेरी आवाज तो छोटी है। तो मैंने खुद के दिमाग में बिठाया हुआ था मेरी आवाज तो छोटे बच्चों वाली है। हाँ। तो उन्होंने कहा सोनल ये सिर्फ एक्टिंग ही तो है और तुम एक्टिंग ही तो करती हो। मैंने कहा नहीं पर एनिमेशन बहुत डिफरेंट होता है। तो कहते हैं
तुम आज तक रोई हो जिंदगी में? मैंने कहा हाँ। कहते तुम आज तक गुस्सा आया तुम्हें? मैंने कहा हाँ। कह रहे सारे इमोशंस तो तुमने रियल लाइफ में झेले ही है ना, तुम्हें एक्सपीरियंस किए ही हैं, वही तुम्हें माइक पे करना है। तो नेचुरल डबिंग या नेचुरल एक्टिंग, आई थिंक हम लोग एवरी डे वी आर एक्सपीरियंसिंग इमोशंस सम और दी अदर। तो वही चीज बस हमें माइक के या कैमरा के सामने करनी है। दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी दैट डे। मैंने वो ऑडिशन दिया, आई गॉट अप्रूव्ड ऑल्सो। सो आई थिंक वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स दैट वी कैन डू इट। मैंने अपने मन में ठाना हुआ था कि मैं नहीं कर सकती। जब मुझे छोटा भीम का ऑडिशन ऑफर हुआ था, अंजू मैम, पिंकी मैम ने बुलाया था, तो तब तक मैंने किसी लड़के को आवाज नहीं दी थी। तो मेरे दिमाग में ही बैठा हुआ था मैं नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कहा कर तो सही, ट्राई तो कर, ऐसे करके थोड़ी सी मोटी आवाज निकाल, थोड़ा सा बेस आवाज निकाल, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रख। तो मैंने किया और वो आई गॉट सेलेक्टेड। तो मैंने अपने मन में काफी सारी चीजें बिठाई हुई थी, वो नहीं होना चाहिए। आई फील हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा या कर लूंगी। ऑडिशन तो हो सकता है कर पाए। वो एक रियलाइजेशन वाले स्टेट में खुद को लाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी बहुत बार ऐसा हो जाता है आजकल कि सबको लगता है मैं कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। है ना? उससे भी बचना है हम लोगों को। हाँ। तो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, और ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारी चीजें पता चलते रहेंगी कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, कहाँ पहुंचना है, उसके लिए हमको और कितनी मेहनत करनी है। हाँ बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी। अपॉर्चुनिटी मिले तो अपॉर्चुनिटी हमेशा ग्रैब करनी चाहिए, उसे जाने नहीं देना चाहिए। एब्सोल्युटली। डबस्टर शिवम पूछते हैं कि क्या आप वापस डोरेमोन को डब करेंगी क्या? अगर मिलेगा तो जरूर। अगर मिलेगा तो जरूर करेगी सोनल। तो माहौल मचा दो जरा। बना दो माहौल। मचाओ जरा कुछ। एनीमे असेंबल एक यूट्यूब चैनल भी है, मयंक, मैं जानता हूँ इस बच्चे को, इसने बहुत अच्छी बात लिखी थी, तो मुझे लगा था बोलनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विचार एंड वाइस फॉर ब्रिंगिंग सोनल मैम टू द पॉडकास्ट। वी लव यू बोथ। Thank you. My question is that how Sonal ma'am feels being the voice of India's most loved anime, because she being the voice of Doraemon can make someone's day brighter by just talking to them. Yeah. I think, and I know that you have been talking to many children Yes. since, last Yes. 20 years. So how she feels holding this much amount of power that she can change anyone's day or uplift anyone's mood with her voice. बहुत अच्छा सवाल पूछा। तुमको कैसा फील होता है यार कि मैं अगर कोई बच्चे के बर्थडे है या कोई बच्चा कोई बोलेगा कि अरे रो रहा है जरा, इसमें डोरेमोन की वॉइस हो, तो यू हैव दैट पावर विद योर वॉइस। तो वो कैसा फील होता है यार? मैंने ना लोगों के, बच्चों के ना इमोशंस चेंज होते हुए देखे हैं, ऐसी जैसी मैंने वॉइस सुनाई, और आई हैव सीन दैट। तो इट इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग कि आई फील आई एम ब्लेस्ड। भगवान ने मुझे ये दी है ना, ये ब्लेसिंग है कि आप बच्चों को खुश कर सकते हो। आई डोंट थिंक इससे ऊपर कोई चीज होगी। करेक्ट। क्योंकि एक रोते हुए बच्चे को हंसाने से बेहतर क्या हो सकता है? एब्सोल्युटली। आई एम ब्लेस्ड। यू आर ब्लेस्ड। टू बी प्रिसाइज, मैं भी जितना तुमको बोलता हूँ चीजें, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यू आर ब्लेस्ड। यस। और ब्लेसिंग सबके पास रहती है, बस वो ब्लेसिंग हम कब कैसे ग्रैब कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछूंगा। डेक्स्टर जी पूछते हैं कि थैंक यू फॉर मेकिंग अ चाइल्डहुड मेमोरेबल मैम, एंड सर भी लिखा उसने। माय क्वेश्चन इज हाउ टू गेन क्लैरिटी इन वॉइस एंड व्हाट वी कैन डू स्टेप वाइज थिंग्स, बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ कंफ्यूजन। मतलब सोनल, तुम्हें क्या लगता है कि वॉइस में क्लैरिटी, या प्रिसाइसली वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वही डबिंग करते हुए या वॉइसिंग करते हुए क्लैरिटी कैसे हम अचीव कर सकते हैं अगर क्लैरिटी नहीं है तो शब्दों में? तुम्हें क्या लगता है? यार मुझे ऐसा लगता है, एक तो हमें थोड़ा सा मुंह खोल के बोलना चाहिए। अगर हम थोड़ा ऐसे ऐसे करके ही बोल रहे हैं तो फिर क्लैरिटी तो मिस होएगी। सबसे पहले तो थोड़ा मुंह खोल के बोलना चाहिए। कुछ वोकल एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि आप जितना मुंह खोल सकते हो, मुंह खोल के सारे वॉवल्स का साउंड करना है, आ ई ए ओ ऊ। ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये तो मैंने एक ही बार किया है। जितनी देर तक आप प्रैक्टिस कर सको वो कर सकते हो। टंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी लंबी देर तक आप कर सको ये चीज। तो इससे क्या होता है, आपका वार्म अप हो जाता है। जैसे हम जिम जाने से पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को रेडी करते हैं, वैसे हम कोई स्क्रिप्ट रीडिंग से पहले अगर हम ये मसल्स को वार्म अप कर लें
सो वो क्लैरिटी मिस क्या होना बात है। थोड़ा तुम मुश्किल बहुत पहले वर्कशॉप करती थी, हाँ। तुमने दोबारा शुरू की है वर्कशॉप हाँ करना? ऑनलाइन शुरू Online की भी है, कर रही हो? ऑफलाइन भी शुरू की क्या है। बात है। yes. तो जो मुंबई में रहते हैं, अगर तुम्हें डायरेक्ट सोनल से सीखना है तो अभी वो तो तुम वहाँ जाके पता चल जाएगा उनके पेज में जाके। और ऑफलाइन ऑनलाइन किसी को करना है तो कनेक्ट कीजिए, सीधा सीखिए सोनल मैम से, डोरेमोन की वॉइस से। शुरू हो गए बैचेस? हाँ बैचेस शुरू हो चुके Very हैं nice. और जो भी नए बैचेस आते हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे डालती हूँ और लिंक डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहाँ आपको मिल सकता है। ठीक है। तो जाओ, रजिस्टर करो और सीखो डायरेक्ट सोनल से। सोनल भाई, मेरे को तो बड़ा मजा आया तुमसे बात करके। मुझे भी। है, आई डोंट नो, Yes. तुम इतने सारे लोगों से बात करती हो और आज तुम हमेशा होस्ट की सीट पे बैठती हो। और भी तुमने आई डोंट नो मेरे साथ जितनी सारी बातें की तुमने और जगह भी की होगी, लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आया। मैंने इतनी सारी बातें तुमसे एक बार में बैठ के कभी नहीं की नहीं की, हाँ। है ना। आई एम श्योर तुम लोगों को सब मज़ा आया होगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। अभी तक की तुम्हारी 20 साल की जो वॉइसिंग की जर्नी रही है, तुम्हारे प्रोफेशनल करियर की जर्नी रही है, तुम्हारा एक फैसला, एक तुम्हारा कौन सा ऐसा डिसीजन था जीवन में जो तुम्हें लगता है सबसे बेस्ट था या सबसे टर्निंग पॉइंट था तुम्हारी लाइफ का? और मतलब यही कि कौन सा एक फैसला जिस जिस जो तुम तो वो फैसला मैंने लिया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सोनल इज हियर, व्हाट सोनल इज टुडे। प्रॉबली अगर मुझे एकदम से अभी सोच के बताना है तो इट वुड बी मेकिंग अ यूट्यूब चैनल। ओके। अगर शायद यूट्यूब चैनल नहीं होता या बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ओके। शायद अगर ये चीजें नहीं होती, मेरा इंस्टाग्राम नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, तो शायद हम आज यहाँ बैठे ही नहीं होते। वेरी नाइस, सही बोला। सो ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड विद अ फेसबुक पेज कॉल्ड वॉइस ऑफ डोरेमोन, क्योंकि तब यूट्यूब और इंस्टाग्राम था ही नहीं। वहां पे मैं डालती थी फोटोज डालती थी तुम, वहां से शुरू हुआ था, फिर यूट्यूब आया, फिर इंस्टाग्राम आया और फिर नाइस नाइस, टेक ऑफ। बहुत सही बोला तुमने सुन। मैं चाहता हूँ तुम ना विचार एंड वाइब्स के जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, हाँ। उनको कुछ तुम मैसेज देना चाहोगी? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद डबिंग भी करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं जो डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हमारे व्यूअर्स हैं, तुम उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? यार मैं तो बस यही बोल सकती हूँ कि प्यार फैलाते रहो, प्यार बांटते रहो, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लव योर यंग वंस, एंड जो लोग डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं बस पैशन के साथ काम करते रहो और हमेशा सीखने की चाह रखो, काम करने की चाह रखो। कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि हाँ मैं सब कर सकता हूँ, जैसे हम बात कर रहे थे। एंड जस्ट स्प्रेड लव। क्या बात है, क्या बात है। क्या बोलूं मैं और? नहीं, यही क्वालिटी है सोनल की, और इसी क्वालिटी की वजह से सोनल कौशल अभी इतना बड़ा नाम है और सब लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो सबके लिए उसके मन में, उसके दिल में प्यार है और वो वही फैलाती है। बी इट एज अ वॉइस ऑफ डोरेमोन, बी एज द वे शी इज, है ना, एज ए कैरेक्टर, एज ए पर्सनैलिटी। तो इतनी बड़ी हस्ती हो आप अभी, है ना, हमारे इंडिया में। ऐसा कुछ नहीं हो, और उसके बावजूद आप इतने हम्बल हो, इतने प्यारे हो। मैं जिस सोनल को 10-12 साल पहले हम मिले थे जानता हूँ, वैसी ही सोनल आज है। थोड़े बहुत चेंजेस जो पूरे पॉडकास्ट में आपने सुने होंगे वो आए हैं वक्त के साथ, वो बहुत ज़रूरी भी होते हैं, वो बहुत अच्छे चेंजेस हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। और इस मेहनत के पीछे, आई मीन इस फेम के पीछे या इस मकाम के पीछे जो मेहनत है, आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप लोगों ने सुनी होगी ये, और ये हर कोई अचीव कर सकता है अगर उसके अंदर सोनल जैसी लगन, मेहनत और इच्छा शक्ति है। क्या बात है। थैंक यू सो मच इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें बोलने के लिए मेरे लिए। नहीं, और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। मुझे भी आई ऑल्सो वेंट बैक इन माई टाइम एंड बहुत अच्छा लगा यार बात करके, पता ही नहीं चला। ऐसे 2 घंटे बात कर लिया हमने। हाँ, काफी बात कर लिया। क्या बात है यार। और जाते जाते हमारे पास कुछ है जो हम अपने गेस्ट को देते हैं, विचार एंड वाइब्स का ये ग्रामोफोन, माइक्रोफोन, जो भी है। क्या बात है। अच्छा, ये मैं मोटरमाउथ स्टूडियो में सजाऊंगी। प्लीज सजाइए। क्या बात है, दिस इज सो क्यूट। और ये सिर्फ वो नहीं है,
बजता है ये? शोपीस नहीं है, बजता है वो, कैसे बजता है स्पीकर ये? है वो। ये स्पीकर है? यस, इसमें क्या बजता है? ब्लूटूथ ब्लूटूथ से भी बजता है, और शायद रेडियो भी है। नहीं, रेडियो नहीं, बज रहा है, बज रहा है, ठीक है, ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ मोड। थैंक यू दोस्तों। बताओ इस पॉडकास्ट का सबसे अच्छा सेगमेंट आपको कौन सा लगा, कमेंट करो। और भी कुछ सवाल है तो पूछ लो, बाकी तुम सोनल से डायरेक्ट पूछ लेना, है ना, द मोटर माउथ शो में। तुम लोग ये कमेंट कर दो कि जल्दी से द मोटर माउथ शो पे आइए, अमित भैया हाँ, जल्दी आइए। ठीक है, मिलते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू विचार एंड वाइब्स। अरे वाह, अब तो करना पड़ेगा। मेरी टीम मुझसे हमेशा बोलती है कि भाई सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल दिया कर, लाइक करने के लिए तो मैंने बोल दिया पहले ही कर। बोल दिया, देख लो। थैंक यू सो मच सोनल, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।